नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका नींद और कहानियां चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त हासम, जो हर रात को लेके आता हूं आपके लिए सुकून भरी कहानी। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है सच्चा दोस्त। ये कहानी आपकी नींद में मदद करेगी, और अगर आपको इस सफर से जुड़ाव महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बढ़ते कहानी प्रेमियों के परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी हर एक व्यू, हर एक कमेंट, हर एक लाइक इस कहानी को जिंदा रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव पिपरैया में सूरज कुछ अलग ही ढंग से उगता था। सुबह की पहली किरण जब सरसों के खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। हवा में सौदी मिट्टी की महक, दूर कहीं मुंह अंधेरे रेंगती हुई गाय और गांव के कुएं से आती पानी खींचने की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा संसार रचते थे जहां वक्त ठहरता नहीं बल्कि सधे कदमों से बहता था। यहीं पर जन्मे थे दो बालक रणवीर। उसके पिता तेजपाल यादव पूरे गांव में अपने ईमान और मेहनत के लिए जाने जाते थे। रणवीर गोरा, लंबा, बड़ी बड़ी आंखों वाला और पढ़ने लिखने में तेज था। उसकी मां लक्ष्मी देवी रणवीर के हर सपने में उसकी सबसे पहली भागीदार थी। शंभू के हिस्से में वैसा वैभव नहीं था। उसके पिता भोला लोहार लोहे के औजार बनाकर और बगियों की मरम्मत करके पेट पालते थे। घर कच्चा था, दीवारें सीलन से भरी हुई और जीवन एक संघर्ष की तरह चलता था। मगर शंभू की आंखों में एक अलग चमक थी, न जिद की, न हट की, बल्कि सच्चे आत्मबल की। दोस्ती की शुरुआत गांव के सरकारी स्कूल में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। रणवीर के पास नए कपड़े थे, स्कूल बैग था और डब्बे में मां के हाथ की बनी पूड़ियां। वहीं शंभू नंगे पांव एक पुराने थैले में 2 किताबें लिए आता था। पहले पहल दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस दी। तू बहुत साफ सुथरा रहता है रे, शंभू ने मुस्कुराकर कहा। रणवीर ने जवाब दिया, और तू बहुत अलग दिखता है, जैसे कि तू डरता ही नहीं किसी से। दोनों में बातों का सिलसिला चालू हुआ और धीरे धीरे यह सिलसिला इतनी दूर तक पहुंचा कि गांव के लोग भी कहते, जैसे राम लखन साझा जीवन साझा, सुख दुख गर्मियों में आम के बाग में चढ़कर आम तोड़ना हो, या माघ महीने में खेतों में जलते अलाव के पास बैठकर भुट्टे सेकना। रणवीर और शंभू हर जगह साथ रहते। कई बार शंभू स्कूल ना आता तो रणवीर उसकी झोपड़ी तक चला जाता। क्यों नहीं आया बे? अबे पिताजी की तबीयत खराब थी, उन्हें डॉक्टर तक ले गया था। रणवीर बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ जाता और बोला करता, कल से मैं सुबह तुझे लेने आऊंगा। ठीक है। शंभू के पास कभी जूते नहीं होते तो रणवीर अपने नए जूते उतार कर कहता, तू आज पहन ले, कल मैं फिर साफ कर लूंगा। एक बार गांव की मेले में जब शंभू के पास पैसे नहीं थे, रणवीर ने उसकी जेब में बिना बताए चुपचाप RS2 रख दिए थे। मेरे पास अचानक RS2 आ गए, शंभू ने चौंक कर कहा। रणवीर हंसा, अरे वो मेले के देवता ने दिए होंगे। शंभू जानता था वो रणवीर ही था, पर उसने कभी जताया नहीं, बस उसकी ओर एक मुस्कुराहट से देखा। समाज की दीवारें पर दुनिया हमेशा इतनी आसान नहीं होती। गांव में जात पात की बातें थी। वीर यादव था, कुर्मी, किसान, शंभू लोहार था। निम्न माने जाने वाला पेशा। कई बार गांव के कुछ लोग ताना देते, यादव का छौरा लोहार के पीछे क्या फिरता है रे। रणवीर उन सबको नजरअंदाज करता, पर शंभू की आंखों में तकलीफ उतर आती। एक दिन रणवीर ने उससे कहा, तू दोस्त है, मेरा बाकी दुनिया की सोच मुझे नहीं बदल सकती। शंभू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू राजा बना तो मैं दरबान बनूंगा, मगर तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। रणवीर ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, तू राजा बनेगा और मैं दरबान, बात खत्म। तूफान की रात गांव में एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी। बारिश ने जैसे धरती को डुबो दिया, कच्चे घर गिरने लगे। शंभू का घर आधा ढह गया, उसका पिता अंदर दब गया और शंभू की चीखें आसमान तक पहुंचने लगी। रणवीर ने यह सुना तो बिना छाता लिए दौड़ा, कीचड़ में फिसलता हुआ पहुंचा। भाई भाई कोई है? वो खुद घुस गया मलबे में, उसका कुर्ता फट गया, हाथ कट गया, मगर भोला लोहार को बाहर निकाल लाया। लोग जमा हो गए थे। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, तेरा बच्चा देवता है भोला भैया। रणवीर तो असली मित्र निकला। रणवीर और शंभू ने उस रात साथ बैठकर एक वादा किया था, हम कुछ भी हो कल, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा जरूर होंगे। अभी तो यह बचपन की छांव थी, असली कहानी आगे थी।
जहां जिंदगी उन्हें अलग अलग मोड़ों पर ले जाने वाली थी। लेकिन क्या उनकी दोस्ती वहां भी साथ निभा पाएगी? सावन की रिमझिम बारिश में जब पिपरिया की गलियां गीली मिट्टी से भर रही थी, तब रणवीर और शंभू आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। यह उनका पसंदीदा ठिकाना था। गांव की सीमा पर एक ऊंचा पेड़ जिसकी छांव तले दोनों ने अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे दिन बिताए थे। अब तू जा रहा है, शंभू ने आंखें झुकाते हुए कहा। रणवीर की आंखों में भी नमी थी, मगर चेहरा मुस्कुराता रहा। हाँ, लखनऊ बुला रहा है। अब कॉलेज शुरू होगा अगले हफ्ते। इंजीनियर बनकर लौटूंगा, देख लेना। शंभू ने चुपचाप अपनी कमीज की जेब से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला। उसमें बंधे हुए 50 के 4 नोट थे। कुल आर्ज़ 200। ये ले पहले महीने का खर्चा। ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे हिस्से का सपना है इसमें। रणवीर ने थैला देखा, फिर शंभू को। उसकी आंखें भर आईं। पागल है क्या? तूने जमा किए होंगे अपने घर के लिए, शंभू बोला। भाई घर तो फिर बन जाएगा, तू बन जा कुछ बड़ा, वो मेरा असली घर होगा। रणवीर ने झुककर शंभू को गले लगा लिया। लखनऊ की दुनिया शहर गांव से एकदम अलग निकला। यहां ना लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, ना आंखों से पहचानते थे। बस हर कोई किसी दौड़ में था, कभी समय से आगे भागने की, कभी दूसरों से ऊपर जाने की। रणवीर को पहला दिन ही भारी लगा। कमरा किराए पर मिला तो सही, पर ऐसा ऐसा लगा जैसे दीवारें भी अजनबी थीं। क्लास में कोई दोस्त नहीं, खाना भी फीका, और सबसे ज्यादा शंभू की याद सताने लगी। हर रात सोने से पहले वो शंभू को चिट्ठी लिखता। भाई आज एक प्रोफेसर ने मेरी तारीफ की, बोला तुम में स्पार्क है। मैं मुस्कुराया, पर अंदर से सुन सका जैसे तू कह रहा हो। मैंने कहा था तू करेगा कुछ बड़ा। शंभू चिट्ठियों का जवाब देता था अपने ही अंदाज में। यहां सब वैसा ही है। पिताजी अब थोड़ा ठीक हैं, लेकिन काम कम मिल रहा है। मैंने तेरे भेजे पुराने जूते पहन लिए हैं, अच्छे हैं, थोड़े तेरे जैसे लगते हैं। फासलों की खामोशी, वक्त बीतता गया। रणवीर क्लास का टॉपर बन गया। लैपटॉप भी खरीद लिया। अंग्रेजी भी फड़फड़ाने लगी। शंभू अब पूरा लोहार बन चुका था। गांव के दरवाजे, कंबाइन के औजार, बैलगाड़ी कील, सब कुछ अकेले बना लेता। पर उनके बीच धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी। पहले हफ्ते में एक, फिर महीने में एक, फिर कभी कभार। एक दिन शंभू ने आखिरी चिट्ठी भेजी। अब तू बहुत बड़ा हो गया है भाई, मैं खुश हूं। बस एक दुआ है, जब कभी लौटे तो हमारे आम के पेड़ के नीचे जरूर मिलना, मैं इंतजार करूंगा। रणवीर ने वह चिट्ठी कई बार पढ़ी, पर जवाब नहीं दिया। नई दोस्तियां, नई जिंदगी। लखनऊ में अब रणवीर के पास नए दोस्त थे। राजीव जो उसके साथ प्रोजेक्ट्स करता था, सिम्मी जो क्लास की सबसे तेज छात्रा थी और रणवीर के काफी करीब हो चली थी। एक दिन कैंटीन में सिम्मी ने पूछा, तुम बहुत अच्छे हो रणवीर, लेकिन कभी कभी लगते हो जैसे तुम्हारा कोई अधूरा हिस्सा है। रणवीर मुस्कुराया। एक दोस्त था मेरा, वह हिस्सा शायद उसी के पास रह गया है। अब नहीं है? उसने पूछा। रणवीर चुप हो गया। कुछ जवाब नहीं था। गांव की पुकार। तीसरे साल की परीक्षा के बाद रणवीर को गांव से खबर मिली, भोला लोहार नहीं रहे। उसका कलेजा कांप गया। तुरंत लखनऊ से पिपरिया के लिए बस पकड़ ली। जब वह गांव पहुंचा तो शंभू दरवाजे पर बैठा था। पहचानने लायक तो था, मगर आंखें बुझी बुझी सी थीं। रणवीर ने झुककर उसका हाथ थामा। माफ कर भाई, मैं बहुत देर से आया। शंभू कुछ नहीं बोला, बस वही थैला उठाया जिसमें आर्ज़ो 200 थे। याद है तुझे यह? रणवीर की आंखें भर आईं। यही तो था मेरी जिंदगी की पहली दौलत, असली मित्र का दिया हुआ। शंभू ने कहा, अब तुझे नहीं दूंगा। इसे तू नहीं, तेरा बेटा संभालेगा, ताकि उसे पता हो कि असली मित्र क्या होते हैं। शहर ने रणवीर को बदल दिया था, पर गांव ने उसे सिखाया था कि असली जड़ें वहीं होती हैं जहां भावनाएं पलती हैं। शंभू अब भी वहीं था, वैसे ही सच्चा, वैसे ही खरा। उनके बीच कुछ तो बदल चुका था, मगर एक चीज अडिग थी। उनकी मित्रता की नींव गांव के पीपल के नीचे, उसी जगह जहां कभी बचपन के खेल खेले जाते थे। अब 2 जवान पुरुष बैठे थे, एक शहर में सीखा समझा और दूसरा मिट्टी में तपा हुआ। रणवीर ने शंभू से कहा, अब तू भी चल मेरे साथ, लखनऊ में काम दिला दूंगा। तेरा हुनर वहां की मशीनों को पीछे छोड़ देगा। हम फिर साथ रहेंगे जैसे पहले थे। शंभू कुछ पल चुप रहा। उसकी नजर खेतों की ओर गई, जहां उसके पिता का नाम खुदी हुई लोहे की हल की मूठ पर आज भी दिखता था। मैं जानता हूं भाई, तू अच्छा सोचता है, उसने धीमे स्वर में कहा,
लेकिन मेरी दुनिया यही है। इन खेतों की धूप, इन बैलों की थकान और इस मिट्टी की गंध ही मेरी असली पूंजी है। रणवीर कुछ कह ना सका। मन का द्वंद्व वो रात दोनों ने साथ गुजारी। चारपाई पर चांदनी ओढ़े वे फिर से वहीं दोस्त बन गए थे, जो कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ उस पल को जीते थे। कभी सोचा था कि तू लैपटॉप पर कोड लिखेगा? शंभू ने पूछा। नहीं। रणवीर मुस्कुराया। और तू इतना अच्छा लोहार बन जाएगा, यह भी नहीं सोचा था। तू बता, सिम्मी कैसी है? शंभू ने हल्के से चिढ़ाया। रणवीर ने शर्माते हुए कहा, अच्छी है, पर तू जैसा दोस्त नहीं बन सकती। शंभू हंस पड़ा। अरे सिम्मी को बताना मत, वरना दोस्ती भी गई और शादी भी। दोनों की हंसी चुप हो गई, जैसे रात की हवा ने कोई पुरानी याद लौटा दी हो। गांव में एक बदलाव। अगले दिन रणवीर ने पंचायत में जाकर ऐलान किया कि वह गांव के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता है। उसकी पहली शर्त थी, इसका हेड शंभू होगा। गांव वाले हैरान। लोहार और कंप्यूटर सेंटर? रणवीर बोला। यह लोहार सिर्फ औज नहीं बनाता, यह भविष्य बिगड़ सकता है। कुछ को यह बात पच नहीं रही थी, लेकिन पंचायत के मुखिया ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर ना चला तो बंद कर देंगे। शंभू सहमा नहीं, उसने हां कहा। भाई मैं कोशिश करूंगा, उसने रणवीर से कहा। पर अगर फेल हुआ तो क्या? रणवीर ने कहा, तू सिर्फ वही कर जो तेरा दिल कहे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अलविदा नहीं। अगला पड़ाव 2 दिन बाद रणवीर को वापस लखनऊ लौटना था। स्टेशन पर जब बस आई, शंभू ने एक छोटी सी पोटली रणवीर को दी। क्या है इसमें? मेरे बनाए कुछ औजार और तेरे लिए एक छोटा सा लोहे का सिक्का। उस पर लिखा है, मित्रता अमर रहे। रणवीर ने उसे सीने से लगा लिया। तेरे बिना अधूरा था शंभू, पर अब लग रहा है कि हम दोनों 2 किनारे हैं। एक ही नदी की दूरी है, पर बहाव एक है। बस चली और शंभू पीछे रह गया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब वह सिर्फ एक लोहार नहीं था, वो गांव का आधुनिक कारीगर बनने की राह पर था। इस अध्याय में रणवीर ने अपना अतीत नहीं छोड़ा और शंभू ने भविष्य को अपनाने से इनकार नहीं किया। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, मगर एक वादा कायम रहा, हम कभी जुदा नहीं होंगे, चाहे जमीनें बदलें या मंजिलें। रणवीर की नई दुनिया लखनऊ की सड़कों पर अब रणवीर एक और ही चाल में चलता था। कंधे पर लैपटॉप बैग, कानों में ईयरफोन और आंखों में अगले प्रोजेक्ट की चिंता। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बड़ी एमएससी में नौकरी मिल गई थी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एसोसिएट के पद पर। पहले ही महीने में अच्छी सैलरी, एक अच्छा फ्लैट और ऑफिस में एक कोना जहां उसकी पहचान थी। लेकिन इस सब के बीच शाम होते ही जब वह बालकनी में खड़ा होता, नीचे भागती कारों की लाइनें, ऊपर दमकते मॉल्स की रोशनी, तो उसे शंभू की वह बात याद आती, तू राजा बनेगा, मैं दरबान पर मैं रहूंगा तेरे साथ। अब दोनों अपने अपने महलों में थे, पर वह दरबान सी दोस्ती अब बस यादों में थी। शंभू का संघर्ष। पपरहिया में कंप्यूटर सेंटर खुल गया था। पहला दिन 3 बच्चे, दूसरे दिन 5, एक हफ्ते में 10। शंभू ने सबको बेसिक सिखाना शुरू किया, माउस पकड़ना, टाइप करना और इंटरनेट क्या होता है। उसने खुद डिजिटल इंडिया की वेबसाइट से चीजें पढ़ी और गांव वालों को समझाई। आपका खाता बैंक में है या नहीं, मोबाइल से देख सकते हो। लेकिन गांव के कुछ लोग चिढ़ने लगे, लोहार अब मास्टर बन गया, अब यह कंप्यूटर बाबा गांव की परंपरा बदलेगा। एक दिन पंचायत में बहस छिड़ गई। मुखिया ने शंभू से पूछा, क्या तू यह सेंटर चला पाएगा या बस रणवीर के भरोसे सब कर रहा है? शंभू ने गर्दन सीधी की और कहा, रणवीर मेरा मित्र है, लेकिन यह सपना मेरा है, मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा, चाहे लोग साथ दें या नहीं। रणवीर और सिम्मी लखनऊ में रणवीर और सिम्मी अब अच्छे दोस्त से कुछ और बनते जा रहे थे। ऑफिस की टाइट शेड्यूलिंग, साथ के प्रोजेक्ट्स और लंबी बातचीतें, इन सब के बीच एक रात दोनों ने छत पर बैठकर चांद को देखते हुए एक दूसरे की आंखों में देखा। तुम अब भी उस गांव की बातें करते हो? उस दोस्त की कभी मुझे जलन होती है, सिम्मी ने कहा। रणवीर चौंका, फिर बोला, वो दोस्त नहीं, मेरी रूह का हिस्सा है। तू चाहे तो उस रूह में शामिल हो सकती है, बस उसे अपना कर। सिम्मी मुस्कुराई, लेकिन बात वहीं अटक गई। बदलाव की आहट। कुछ महीनों बाद शंभू को जिला मुख्यालय से पत्र आया, आपके कंप्यूटर सेंटर को मॉडल सेंटर घोषित किया गया है और 2 लैपटॉप की सरकारी सहायता दी जाएगी। ये जीत थी उसके लिए, गांव के बच्चों के लिए और उस दोस्ती के लिए जिसने इस सेंटर की नींव रखी थी।
शंभू ने सबसे पहले फोन उठाकर रणवीर को कॉल किया। भाई, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ बन पाया हूं। रणवीर ने धीरे से कहा, तू नहीं जानता शंभू, तू तो वो धुरी है जिस पर मेरी दुनिया घूमती है। दोनों की आवाजें भर आईं। दूरी थी मगर दिल एकदम पास थे। अब एक दौड़ शहर में थी और एक गांव में, मगर रफ्तारें अलग थीं, लक्ष्य अलग थे, और फिर भी कहीं एक ऐसा धागा था जो दोनों को बांध रहा था। रणवीर ने पूंजी बनाई थी, शंभू ने विश्वास। दोनों की जिंदगियां तेजी से बदल रही थी, लेकिन असली मित्रता अभी और कई इम्तिहान से गुजरनी थी। विदेश का बुलावा। रणवीर को अपनी कंपनी से एक ईमेल आया। वह मेल उसके पूरे करियर की दिशा पलट सकता था। वी आर ऑफरिंग यू अ 2-year पोजीशन in our Singapore HQS a strategy consultant all relocation covered. Please confirm availability within 7 days. रणवीर कुछ देर तक मेल को देखता रहा, फिर जैसे कोई पुरानी परछाई उसके भीतर से उठी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे दो दोस्तों की छाया। उसी शाम उसने सिम्मी को कॉल किया और मिलने बुलाया। तुम्हें पा है, मुझे विदेश भेजा जा रहा है, उसने कहा। सिम्मी की आंखों में चमक आ गई। कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रणवीर हंसा नहीं बल्कि गंभीर हो गया। मैं खुश नहीं हूं सिम्मी, यह मौका बहुत बड़ा है। पर शंभू, वो सिम्मी की मुस्कान धीमे से ढलने लगी। तुम हर बार उस शंभू की बात क्यों करते हो रणवीर? वो तुम्हारा गांव का दोस्त था, अब तुम्हारी जिंदगी शहर में है। रणवीर को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो सिर्फ दोस्त नहीं है सिम्मी, वो मेरी वजह है। अगर मैं आज कुछ हूं तो उसकी वजह से। सिम्मी का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम उसी गांव में रहो। उसी की परछाई में रणवीर चुप रह गया। गांव में साजिश पेपरहिया में शंभू का कंप्यूटर सेंटर अब 30 बच्चों से भरा रहने लगा था। लेकिन यह बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को खटक रही थी, खासकर महेंद्र सिंह, जो गांव के पुराने जमींदार थे और जिनकी मर्जी के बिना गांव में कोई नई चीज चलती नहीं थी। एक दिन शंभू को पता चला कि पंचायत में उसकी शिकायत हुई है। यह सेंटर धर्म के खिलाफ है। लड़कियों को कंप्यूटर पढ़ाना अश्लीलता को बढ़ावा देता है। शंभू गुस्से से फंकार उठा। मेरे सेंटर में कोई गलत बात नहीं होती। बच्चों को भविष्य दिखाना अश्लीलता नहीं, ईमानदारी है, मुखिया ने कहा। तू अकेला है शंभू, सोच ले। महेंद्र सिंह के खिलाफ जाना आसान नहीं। शंभू ने सिर ऊंचा किया। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा विश्वास है, और अगर जरूरत पड़ी तो रणवीर भी लौट आएगा। चिट्ठी जो नहीं भेजी गई। उस रात शंभू ने रणवीर को चिट्ठी लिखी। भाई, गांव में कुछ लोग मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। डर नहीं है, लेकिन तुझे याद कर रहा हूं। तू बहुत दूर है अब, शायद मेरी आवाज तुझ तक ना पहुंचे, लेकिन अगर तुझे लगे कि कोई अपना पुकार रहा है तो समझना मैं ही हूं। लेकिन वह चिट्ठी उसने पोस्ट नहीं की, बस उसी पेड़ के नीचे रख दी जहां बचपन में दोनों मिलते थे। अब उसे खुद आना होगा, शंभू ने खुद से कहा। रणवीर का निर्णय। लखनऊ में रणवीर बुरी तरह उलझा हुआ था। सिम्मी अब उससे दूर हो गई थी। ऑफिस में सब उसे सलाह दे रहे थे, विदेश चले जाओ, यही सही वक्त है। लेकिन वो हर रोज चुपचाप उस सिक्के को देखता जो शंभू ने उसे दिया था, जिस पर लिखा था मित्रता अमर रहे। 7वां दिन आया। रणवीर ने मेल के जवाब में बस 2 शब्द लिखे, आई डिक्लाइन, और फिर चुपचाप वहीं टिकट बुक किया पपरहिया के लिए। शहर में रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं, लेकिन मिट्टी में गढ़े हुए रिश्ते, चाहे उन पर कितनी ही धूल क्यों ना चढ़े, वक्त आने पर चमक उठते हैं। रणवीर ने शायद अपने करियर की सबसे बड़ी उड़ान ठुकराई थी, लेकिन शायद उसने अपने असली आप को बचा लिया था। और शंभू, वो अब लड़ने को तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि उसका असली मित्र अब लौट रहा है। गांव की मिट्टी फिर से वहीं सऊदी लखनऊ से पिपरिया की बस जब गांव के बाहर रुकी, तब आसमान में सूरज डूब रहा था। धूल भरी सड़कें, खेतों में झुकी गेहूं की बालियां और हवा में वहीं पहचानी हुई मिट्टी की महक। रणवीर की आंखें नम हो गईं। उसने कंधे पर बैग डाला और तेज कदमों से चल पड़ा, उसी आम के पेड़ की ओर जहां कभी सपने बुने जाते थे। पेड़ के नीचे वहीं पोटली रखी थी शंभू की लिखी चिट्ठी, जो कभी पोस्ट नहीं हुई थी। रणवीर ने धीरे से पोटली उठाई और पढ़ा, तू अगर नहीं आएगा तो भी मैं लड़ूंगा, लेकिन जान ले कि अकेलापन भी तलवार की तरह होता है। मैं आ गया हूं भाई, रणवीर ने खुद से कहा। शंभू का सामना शंभू सेंटर में था, बच्चों को इंटरनेट से डिजिटल भुगतान सिखा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था रणवीर।
शंभू पहले चौंका, फिर बिना कुछ कहे गले लग गया। वो आलिंगन एक जवाब था, एक संवाद और एक संकल्प। मैं जानता था तू आएगा, शंभू ने फुसफुसाया, और मैं जानता था कि तू डटेगा, रणवीर ने जवाब दिया। रणनीति की शुरुआत अगले दिन गांव के चौराहे पर एक अस्थाई सभा बुलाई गई। शंभू और रणवीर दोनों सामने खड़े थे। रणवीर ने माइक उठाया। मैं वो लड़का हूं जिसे आप सबने खेलते देखा है, पढ़ते देखा है और जाते देखा है। आज वापस आया हूं क्योंकि मेरा दोस्त लड़ रहा है, आप सबसे नहीं, अज्ञानता से। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर अश्लीलता है तो आपको फिर से पढ़ना होगा। यह सशक्तिकरण है, ये वही शिक्षा है जो आपके बच्चों को जमीन से उठाकर ऊंचाई दे सकती है। लोग चुप थे, कुछ आंखें झुकी, कुछ खुली। शंभू ने आगे बढ़कर कहा, मैं लोहार हूं, लेकिन मेरी बेटी अब कंप्यूटर सीख रही है। अगर यह पाप है तो मैं रोज ये पाप करूंगा, क्योंकि यह मेरे बच्चों का भविष्य है। पुराने विरोध, नए समर्थन। महेंद्र सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, तू गांव का माहौल बिगाड़ रहा है, तेरे पास कौन सा अधिकार है? रणवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर बदलाव पाप है तो हां, हम पापी हैं, लेकिन याद रखिए, हर क्रांति पहले अपराध लगती है। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान उठे और बोले, हम सेंटर के साथ हैं, मेरी बहन वहां पढ़ती है। एक किसान बोला, अब हमारी बारी है। एक लड़की ने पहली बार खुलकर कहा, नई सुबह की नींव पंचायत ने कुछ सोचकर घोषणा की, 3 महीने का परीक्षण होगा। अगर सेंटर बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार में सुधार लाए तो इसे स्थायी रूप से मान्यता दी जाएगी। रणवीर और शंभू ने एक दूसरे का हाथ थामा। 3 महीने हम 3 दिन में भी बदल कर दिखाएंगे। उस रात गांव के सेंटर में पहली बार बिजली देर तक जलती रही। बोर्ड पर लिखा गया, डिजिटल लर्निंग यात्रा, ज्ञान का अधिकार, हर जन का अधिकार। रणवीर ने लखनऊ छोड़कर एक सपना अपनाया और शंभू ने अपने संघर्ष को अब एक आंदोलन बना दिया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो 2 मशालें थे जो अंधेरे को हराने निकली थी। 3 महीने की चुनौती, गांव की पंचायत के 3 महीने की समय सीमा शुरू हो चुकी थी। रणवीर और शंभू दोनों ने दिन रात एक कर दिया। कंप्यूटर सेंटर अब सिर्फ तकनीकी शिक्षा का ठिकाना नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन की प्रयोगशाला बन चुका था। सप्ताह में 2 बार जन जागरूकता क्लास रखी जाती, जिसमें महिलाओं को सिखाया जाता था कि मोबाइल से बैंक बैलेंस कैसे चेक करें। बच्चों को बताया जाता कि डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का लाभ कैसे लें। रणवीर ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों से संपर्क किया। कुछ ने वीडियो कॉल पर लेक्चर दिए, कुछ ने पुराने लैपटॉप दान में भेजे। सिम्मी से भी एक ईमेल आया, माफ करना रणवीर, शायद मैं तुम्हारी ऊंचाई को समझ नहीं पाई। तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, ऐतिहासिक है। रणवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मित्रता को समझने के लिए कभी कभी एक जीवन कम पड़ता है। बढ़ते कदम, बढ़ते विरोध, लेकिन जहां बदलाव आता है वहां विरोध भी अपने पांव पसारता है। एक रात सेंटर का एक कंप्यूटर अचानक जल गया। बिजली की लाइन कट गई थी। पड़ोस के गुप्ता मास्टर ने बताया, महेंद्र सिंह के आदमियों को देखा गया था सेंटर के पीछे। शंभू भड़क उठा, अब ये नीचे गिरने लगे हैं। रणवीर ने संयम से कहा, जब लोग हारने लगते हैं तो हिंसा उनका हथियार बन जाती है, लेकिन हमारा हथियार ज्ञान है और धैर्य। उन्होंने अगली सुबह बच्चों को कंप्यूटर के बदले कागज और कलम दी। अगर मशीन नहीं है तो हम दिमाग से सीखेंगे, रणवीर ने कहा। बच्चों ने तालियां बजाई। विरोधियों को एक और करारा जवाब मिल गया। मित्रता की परीक्षा एक दिन पंचायत में शंभू अकेला बुलाया गया। मुखिया ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि सेंटर को विदेश से फंड मिल रहा है और तुम देशद्रोही संगठनों से जुड़े हो सकते हो। शंभू को काटो तो खून नहीं। वह सीधे रणवीर के पास पहुंचा। भाई, तूने कुछ फंड लिया क्या, किसी विदेशी संस्था से? रणवीर चौंका। नहीं, मैंने कुछ दोस्तों से मदद मांगी थी, वे भी अपने देश के ही हैं। शायद किसी ने झूठी ही खबर फैलाई है। शंभू ने गहरी सांस ली। गांव में बात फैल रही है, तू अगर नहीं आया तो ये लोग मुझे गद्दार बना देंगे। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरे साथ हूं। सच की जीत रणवीर ने जिला कार्यालय में जाकर सारी जानकारी सार्वजनिक की। दान में मिले लैपटॉप, बैंक ट्रांजैक्शन और सभी चंदा पत्र। पत्रकारों ने इसकी रिपोर्ट छापी। गांव में डिजिटल क्रांति 2 दोस्तों की अगुवाई में पंचायत को पीछे हटना पड़ा। 3 महीने पूरे हुए। मुखिया ने सार्वजनिक घोषणा की,
पिपरहिया कंप्यूटर सेंटर को अब सरकारी सहायता के साथ स्थायी रूप से मान्यता दी जाती है। तालियां बजी और पहली बार गांव में एक महिला सरोजा देवी ने माइक लेकर कहा, शंभू और रणवीर ने हमारे बच्चों को उजाला दिया है। ये मित्र नहीं, ये रक्षक हैं। मित्रता अब सिर्फ दो दिलों के बीच की चीज नहीं रह गई थी, वह अब एक जन आंदोलन बन चुकी थी। जहां ईंटों की दीवारें टूटी, वहां सोच की दीवारें भी ढही। रणवीर और शंभू अब शिक्षक थे, योद्धा थे और सबसे बढ़कर असली मित्र। अगली सुबह नई रोशनी गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले चौपालों में सिर्फ किसानी की बातें होती थीं, अब लोग स्मार्टफोन पर सरकारी योजनाएं देखते थे। जहां पहले लड़कियां स्कूल के बाद चुपचाप घर लौटती थीं, अब वे कंप्यूटर सेंटर जाकर MS ऑफिस पेंट और गूगल ट्रांसलेट तक सीखने लगी थी। शंभू और रणवीर अब गांव के लिए सिर्फ दो लड़के नहीं थे, वे उम्मीद बन चुके थे। एक शाम दोनों फिर उसी आम के पेड़ के नीचे बैठे। हवा में नीम की गंध थी और कानों में बच्चों की हंसी। अब अगला कदम क्या है? शंभू ने पूछा। रणवीर की आंखें दूर खेतों की तरफ टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, एक स्कूल पपरिया का अपना डिजिटल विद्यालय। शंभू चौंका। स्कूल अपने गांव में, प्राइवेट स्कूल नहीं। रणवीर मुस्कुराया। गांव का खुद का स्कूल, जहां फीस ना हो, डर ना हो और शिक्षा सिर्फ किताबों में ना हो बल्कि जीवन में हो। शंभू की आंखों में चमक आ गई। हम करेंगे अपने दम पर। सपने की जमीन। रणवीर ने अगले दिन पुराने पंचायत भवन की जमीन के दस्तावेज खंगाले। वहां एक खाली प्लॉट था जिसे वर्षों से कोई नहीं छू रहा था। वहीं पर उन्होंने स्कूल की नींव डालने का निर्णय लिया। नाम रखा गया आशा, एक ग्रामीण नवविद्यालय। उन्होंने गांव के युवाओं से कहा, तुम्हारे पास अगर वक्त है, हुनर है या सिर्फ जोश है तो तुम शिक्षक बन सकते हो। कुछ ने हाथ उठाए, कुछ लड़कियां, कुछ पढ़े लिखे लड़के और कुछ पुराने मास्टर लोग जो रिटायर हो चुके थे। शंभू ने अपनी दुकान में वेल्डिंग मशीन से पुरानी टीन की चादरें काटी, लकड़ी की बेंचें बनाई और पुराने कागज के बोर्ड फिक्स किए। रणवीर ने शहर से प्रोजेक्टर, लैपटॉप और व्हाइट बोर्ड मंगवाए। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। महेंद्र सिंह फिर मैदान में उतरा। इस बार पंचायत में उसने कहा, पहले कंप्यूटर सेंटर, अब स्कूल। क्या ये दोनों दोस्त सरकार से बड़ा बनना चाहते हैं? रणवीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सरकार गांव के लिए होती है, गांव सरकार के लिए नहीं। अगर हम गांव को रोशनी देना चाहते हैं तो हम किसी के विरुद्ध नहीं, बस अंधकार के खिलाफ हैं। पंचायत दो भागों में बट गई, एक वो जो बदलाव से डरते थे और एक वो जो अब उड़ना चाहते थे। शंभू ने रणवीर से कहा, भाई अगली लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। रणवीर ने उसका कंधा थामा। इस बार हमारे साथ भविष्य है। आशा की शुरुआत स्कूल का उद्घाटन हुआ, गांव के बीचों बीच, बिना मंच, बिना फीता। बस शंभू ने मिट्टी में दीपक जलाया और रणवीर ने बच्चों से कहा, यह लौ बुझने नहीं देना, यही तुम्हारा भविष्य है। पहले दिन 13 बच्चे, दूसरे दिन 27, हफ्ते भर में 78 बच्चे, नाम मात्र का शुल्क और शाम को वयस्क साक्षरता कार्यक्रम। आशा अब सिर्फ स्कूल नहीं था, वह अब गांव की आत्मा बन चुका था। गांव वे पिपरहिया अब मानचित्र पर एक बिंदु से बढ़कर प्रेरणा बन रहा था। रणवीर और शंभू, जिनकी मित्रता ने कभी आम के पेड़ के नीचे खेलते हुए आकार लिया था, अब एक शिक्षा क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब कोई उजाला बढ़ता है तो उसकी परछाई भी गहराने लगती है, और अगली परछाई बहुत घनी है। सफलता से बनी दरार आशा विद्यालय के शुरू होने के कुछ ही सप्ताहों में आसपास के गांवों में इसकी चर्चा फैलने लगी। जिला अधिकारियों ने द्वारा किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। गांव में आई डिजिटल क्रांति, दो दोस्तों का सपना और मिट्टी से उठता भविष्य जैसी सुर्खियां। लेकिन जहां शोहरत आती है वहां ईर्ष्या भी पनपती है। इसी बीच रणवीर और शंभू को एक चौंकाने वाली खबर मिली। विद्यालय के नाम पर जमीन का कानूनी विवाद दर्ज हो गया था। शिकायतकर्ता हरीश पटेल, पंचायत सचिव का बेटा और कभी शंभू का छात्र, छोटे मन बड़ी चाले हरीश पटेल ने अदालत में हलफनामा दिया कि जिस जमीन पर आशा विद्यालय बना है वह उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन है और उसे अनधिकृत रूप से हथिया गया है। गांव दो भागों में बंट गया। कुछ लोग बोले, हरीश को देखो, पढ़ लिख कर भी लोभी हो गया। दूसरे बोले, सही तो कह रहा है, सरकार की जमीन ऐसे कैसे ले ली। रणवीर सन्न था, शंभू की आंखों में गुस्सा नहीं दुख था। ये वही लड़का है ना जिसे तूने पहली बार टाइप करना सिखाया था।
रणवीर ने पूछा। हाँ, शंभू ने सिर झुकाया। पहली बार उसने क्वटी पर अपना नाम लिखा था। टूटते भरोसे एक रात स्कूल की दीवार पर कोयले से लिखा मिला। शिक्षा के नाम पर धोखा। शंभू को अंदर तक चोट लगी। वो अब बच्चों से कम बात करता, काम में डूबा रहता। रणवीर ने उसे कई बार टोकना चाहा, मगर वह चुप ही रहा। भरोसे की चोटें बाहर नहीं, अंदर खून बहाती हैं, उसने धीरे से कहा। रणवीर समझ गया, अब यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, अंधकार और विश्वास के बीच की लड़ाई है। रणवीर ने लखनऊ जाकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संपर्क किया। 3 दिन की दौड़भाग के बाद उसने वह सरकारी नक्शा और रिकॉर्ड निकाला जिसमें जमीन सरकारी सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज थी। वह तुरंत गांव लौटा और पंचायत में सार्वजनिक बैठक बुलाई। यह विद्यालय किसी की जागीर नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की नींव है और यहां जो पढ़ रहे हैं वह आज के नहीं कल के भारत को लिखेंगे। उसने सारे दस्तावेज पंचायत के सामने रखे, फिर बच्चों को मंच पर बुलाया। अगर इस स्कूल को बंद करना है तो इन बच्चों की आंखों में देखकर बोलो, तुम्हें सीखने का हक नहीं। गांव सन्न था। फिर एक वृद्ध महिला उठी। गंगाबाई, शंभू और रणवीर ने मेरे पोते को पहली बार, लेकिन विद्यालय के पास किसी भी राजनीतिक या पारिवारिक दखल पर रोक लगाई गई। शंभू को रणवीर ने देर रात उसी पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, देख दुनिया बदल सकती है, लोग गिर सकते हैं, लेकिन जो एक बार सच्चा साथी बन गया वो तेरा कभी दुश्मन नहीं हो सकता। शंभू की आंखें भर आई। तू मेरे साथ था, तभी मैं टूटने से बचा। रणवीर ने हाथ आगे बढ़ाया। अब अगला सपना। शंभू ने मुस्कुराकर कहा, गांव को इंटरनेट से जोड़ें ताकि दुनिया यहां आए और हमारे बच्चे वहां जाएं। अब तक 2 मित्रों ने विद्यालय बना लिया था, अब वे संवाद की गति बनाना चाहते थे। डिजिटल गांव, ऑनलाइन शिक्षण और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गांव की आवाज सीधे देश तक पहुंचे। लेकिन बदलाव का आखिरी द्वार अभी खुलना बाकी था और उसमें कदम रखने से पहले नियति ने एक और तूफान तैयार कर रखा था। एक असामयिक कॉल। एक ठंडी सुबह थी। शंभू स्कूल में नए बच्चों के नाम लिख रहा था। तभी रणवीर को लखनऊ से एक कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कम पाती रुआसी, बेटा तुम्हारे पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया है, आईसीयू में है। रणवीर के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। दिल तेज धड़कन से लगा जैसे जमीन हिल गई हो। कुछ ही घंटों में वह रवाना हो गया। शंभू बस उसके बैग में एक कपड़े का ताबीज डालते हुए बोला, यह तेरी मां ने मरने से पहले दिया था, अब तेरे पापा को बचाएगा, जा मैं सब संभाल लूंगा। रणवीर की आंखें भर आईं। तू मेरा भाई है शंभू, मेरा विश्वास भी अकेलेपन की दीवार। रणवीर के जाते ही सब कुछ बदल गया। विद्यालय तो चल रहा था लेकिन उसकी ऊर्जा कम पड़ने लगी। गांव के कुछ पुराने विरोधी फिर सर उठाने लगे। रणवीर के बिना शंभू क्या करेगा, अब यह स्कूल कितने दिन टिकेगा। बच्चों के अभिभावक चिंतित होने लगे। एक शिक्षिका ने इस्तीफा दे दिया। शंभू भीतर से टूट रहा था मगर ऊपर से और कठोर हो गया। उसने खुद पढ़ाना शुरू किया, बेंचें पछी, बोर्ड साफ की, मगर मुस्कुराना भूल गया। लखनऊ के आईसीयू में रणवीर अस्पताल के बेंच पर रातें गुजारता। पिता की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा 3 हफ्ते बेहद निर्णायक होंगे। हर दिन आईसीयू की मशीनें, दवाइयां और इंतजार उसे थका रहे थे। पर एक बार भी उसने शंभू को यह नहीं बताया कि इलाज के लिए पैसे की कमी हो रही है। वह अब अपना बैंक बैलेंस देख रहा था और धीरे धीरे शून्य के करीब पहुंच गया था। बिना मांगे मदद एक रात आईसीयू के बाहर रणवीर को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम के। खोलकर देखा तो अंदर आरसा 4000 का चेक था। साथ में एक कागज पर लिखा था, दोस्तों की सच्चाई तब दिखती है जब शब्द नहीं कर्म बोलते हैं। ऐस रणवीर समझ गया यह शंभू है। उसने अस्पताल की बेंच पर बैठकर पहली बार रोते हुए खुद से कहा, कभी कभी इंसान भाग्यशाली नहीं होता, वह सिर्फ सच्चे मित्र वाला होता है। गांव में नई चुनौती। इधर पिपरिया में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हुआ। पंचायत चुनाव घोषित हुए और महेंद्र सिंह का भतीजा उम्मीदवार बना। उसने अपनी पहली घोषणा में कहा, अगर मैं जीता तो यह अवैध स्कूल बंद होगा। अब शंभू के सामने खुली चुनौती थी। उसने पहली बार गांव में सभा बुलाई और बिना रणवीर के माइक उठाया। अगर आप मेरा विद्यालय बंद करवा देंगे तो मैं हर घर में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। अगर वह भी रोकेंगे तो खेतों में पढ़ाऊंगा। लेकिन यह शिक्षा अब नहीं रुकेगी। तालियां नहीं बजी, सन्नाटा रहा। लेकिन अगले दिन 5 अभिभावक खुद अपने बच्चों को लेकर आए।
रणवीर की वापसी की उम्मीद 3 हफ्तों के बाद रणवीर का फोन आया। आवाज थकी हुई थी मगर शांत। पापा अब खतरे से बाहर हैं, अगले हफ्ते डिस्चार्ज मिल सकता है। शंभू की सांसें धीमी हुई। सब कुछ वैसा ही है भाई, बस तेरा इंतजार है, मैं जल्द आऊंगा, इस बार शायद सदा के लिए, रणवीर ने कहा। यह वह समय था जब मित्रता ने अपने सबसे कठिन रूप को ओढ़ा, मौन, समर्पण और निर्भरता के बिना दिया गया बलिदान। रणवीर ने कभी मदद मांगी नहीं और शंभू ने कभी मदद रोकी नहीं। अब जब तूफान थमने लगा था, अगली सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं लाएगी, बल्कि एक नई लड़ाई, एक नया सपना और शायद एक नई दिशा भी। पंचायत की आहट, गांव में पंचायत चुनाव सिर पर थे, गली मोहल्लों में चर्चा थी। अब की बार बदलाव चाहिए, अब की बार नया चेहरा हो, अब की बार शंभू, हाँ वही शंभू, लोहार शिक्षक स्कूल चलाने वाला, जिसने पिछले 2 वर्षों में गांव को बदल कर रख दिया था। कुछ युवक उसके पास आए। भैया आप खड़े हो जाइए, हमें किसी को टिकट नहीं चाहिए, बस आपका नाम चाहिए। शंभू चौंक गया। उसने पहले हंसकर टालने की कोशिश की। मैं नेता नहीं हूं भाई, मैं तो पढ़ाता हूं, लेकिन लोगों की बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। रणवीर उस समय अस्पताल से ठीक होकर लौट चुका था और विद्यालय में फिर से बच्चों के बीच बैठने लगा था। जब उसने यह सब सुना तो पहले मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। शंभू, लोग तुझ में सिर्फ शिक्षक नहीं, सशक्तिकरण देख रहे हैं, लेकिन तू यह समझ, नेतृत्व लेना एक तपस्या है। शंभू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं अगर खड़ा हूं तो क्या तू साथ रहेगा? रणवीर ने सिर झुकाया। मैं हमेशा तेरे पीछे हूं, मगर इस बार तुझे खुद आगे चलना होगा। निर्णय का पल। शंभू पूरी रात जागा। वह आम के पेड़ के नीचे बैठा रहा, जहां वो और रणवीर कभी ताश खेलते थे। वहां अब बस मिट्टी थी, पेड़ की छाया और खामोशी। सुबह गांव के चौपाल में पंचायत के फॉर्म भरे जा रहे थे। सबकी नजरें शंभू की ओर थीं। वो बिना बोले मंच पर गया, लोगों की ओर देखा और कहा, मैं नेता नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर शिक्षा, ईमानदारी और समानता को लाना राजनीति है तो हां, मैं इस बार राजनीति करूंगा, लेकिन आपके लिए, अपने लिए नहीं। तालियां गूंज उठी। वहां खड़े रणवीर ने एक क्षण को अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब मेरा मित्र सिर्फ मेरा नहीं, अब वह सबका है। सत्ता की सीढ़ियां और सिद्धांत की राह अगले कुछ हफ्ते कठिन थे। महेंद्र सिंह के भतीजे ने फिर से आरोप लगाए, शंभू तो स्कूल के नाम पर राजनीति कर रहा है। एक फर्जी ऑडियो वायरल हुआ जिसमें किसी की आवाज शंभू जैसी लग रही थी। रणवीर को किनारे करना होगा। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हुई, दोनों में दरार आ गई। शंभू सीधा रणवीर के पास गया। उसने मोबाइल आगे बढ़ाया। रणवीर ने चुपचाप सुना और फिर बिना कोई शब्द बोले शंभू के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुझसे जुबान पर नहीं, आत्मा पर भरोसा करता हूं। यह आवाज तुझसे नहीं मिलती। शंभू की आंखें नम हो गई। धन्य है वो मित्रता जो अफवाहों से न डगमगाए। मतदान और वादा चुनाव का दिन आया। गांव के बूथ पर लाइनें लगी थीं। पहली बार पपरिया में 805 से ज्यादा मतदान हुआ। रात को गिनती शुरू हुई और सुबह हुई एक नई घोषणा के साथ शंभू कुमार को 221 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। गांव में फिर से उत्सव जैसा माहौल था। शंभू मंच पर आया, पर इस बार पहली पंक्ति में खड़े रणवीर को देखकर मंच से नीचे उतर आया। यह जीत मेरी नहीं है, यह उस मित्र की है जिसने मुझे मेरे आप से मिलाया। मैं वादा करता हूं, अब ये विद्यालय, ये गांव, ये सपने सब हमारे नहीं, सबके हैं। शंभू अब प्रधान बन चुका था, लेकिन वह अब भी हर सुबह विद्यालय में बच्चों को नमस्ते करना नहीं भूला। रणवीर अब भी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को सपने देखना सिखाता था। अब इन दोनों की दोस्ती सिर्फ एक कहानी नहीं, गांव की नींव बन चुकी थी। एक पत्र, एक अवसर। एक दिन सुबह स्कूल में चिट्ठी आई। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से लिखा था, पपरिया का आशा विद्यालय अब जिले के आदर्श ग्रामीण नव विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। आपसे निवेदन है कि इस मॉडल को अन्य 20 गांवों में दोहराने का प्रस्ताव तैयार करें। शंभू ने वह पत्र रणवीर को दिखाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। रणवीर बोला, क्या लगता है, तू तैयार है जिले को बदलने? शंभू ने गंभीर होकर जवाब दिया, गांव को बदलना जड़े बोने जैसा था, अब हमें पेड़ उगाने हैं। शुरू हुआ आशा विस्तार अभियान। रणवीर ने रात रात भर बैठकर एक रूपरेखा तैयार की। गांव डिजिटल बनाएं,
हर गांव में एक मिनी डिजिटल विद्यालय, स्थानीय युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण, इंटरनेट कनेक्शन, प्रोजेक्टर और ओपन सोर्स पाठ्यक्रम, लड़कियों के लिए अलग डिजिटल बैच पिपरिया को बनाया गया प्रशिक्षण केंद्र और शंभू को झेला समन्वयक। सपनों में दिखने लगी दरारें। अब सब कुछ आसान नहीं था। कुछ गांवों में नेताओं ने कहा, हमारी जमीन नहीं देंगे। कुछ ने कहा, हम हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, कंप्यूटर क्या करेंगे। है एक गांव में तो आशा विद्यालय की दीवारों पर कालिख पोत दी गई। रणवीर थकता जा रहा था। शंभू भी अब हर दिन पंचायत और ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटता। कभी कभी दोनों के बीच बहस भी हो जाती। तू हर बार सिस्टम से भिड़ जाता है, रणवीर। शंभू झुंझलाता और तू हर बार समझौता कर लेता है, रणवीर पलटता। फिर दोनों एकदम चुप। शंभू धीरे से बोला, मित्रता में बहस हो सकती है, दरार नहीं। रणवीर ने सिर झुका लिया। तू सही है, मगर क्या हम खुद से हार रहे हैं। एक अजनबी की सलाह उसी समय एक एनजीओ के प्रतिनिधि पपरहियां आए। उन्होंने प्रस्ताव दिया, हम आपके अभियान को पूरे राज्य में ले जा सकते हैं। आपको बस आशा की ब्रांडिंग और कुछ कार्यक्रमों में हमारा नाम देना होगा। बदले में वे बोले, हर स्कूल के लिए RS1 लाख का फंड मिलेगा। रणवीर उत्साहित हो गया। शंभू शांत था। बैठक के बाद शंभू ने कहा, अगर हम नाम बेच देंगे तो क्या सपना बचेगा। रणवीर बोला, शंभू, ज्यादा बच्चों तक पहुंचने का यही रास्ता है, लेकिन किस कीमत पर। शंभू की आंखों में वही सवाल था। दोनों चुप रहे। निर्णय टल गया। वापसी आम के पेड़ तक। रात को दोनों फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे। शंभू ने कहा, जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास ब्रांड नहीं था, बस इरादा था अगर हम वह खो दें तो यह मिशन जिंदा रह भी जाए, आत्मा मर जाएगी। रणवीर ने टहनी से जमीन पर 2 नाम लिखे, रणवीर और शंभू। फिर पूछा, अगर हम इन नामों को मिटा दें क्या काम बचेगा। शंभू ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन अगर हम नाम को बचाने के लिए काम बिगाड़ दें तो क्या अर्थ बचेगा। रणवीर ने मुस्कुराकर मिट्टी में दोनों नाम मिटा दिए। काम रहे नाम जाए तो मंजूर है। अगले दिन एनजीओ को मना कर दिया गया। सच्चा विस्तार अब आशा अभियान सिर्फ 2 दोस्तों का सपना नहीं रहा, अब यह हर गांव के युवाओं की जिम्मेदारी बन गया। हर गांव में स्थानीय लोगों ने स्कूलों को जमीन दी। ग्रामीण महिलाओं ने पहली बार गांव की लड़कियों को कंप्यूटर पढ़ाने का बीड़ा उठाया और बिना किसी प्रचार या ब्रांडिंग के 11 गांवों में आशा विद्यालय खुल गए। गांव से राष्ट्र तक का सफर आसान नहीं था। राजनीति, लालच और प्रचार के बीच रणवीर और शंभू ने जो नहीं खोया वो था मूल्य, भरोसा और मित्रता। अब जब आशा एक आंदोलन बन चुकी थी, एक प्रश्न उठता है, क्या यह बदलाव स्थायी होगा या किसी एक हादसे से फिर से टूट सकता है। एक रिपोर्ट ने मचा दी। हलचल सुबह के अखबार में एक सनसनीखेज शीर्षक छपा, आशा विद्यालय, बच्चों की उम्मीद या फंडिंग का फरेब। लखनऊ के एक प्रमुख पत्रकार द्वारा लिखा गया लेख, जिसमें दावा किया गया कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। फर्जी छात्रों की सूची से फंड लिया गया। एनजीओ की अस्वीकार की गई पेशकश को छुपाकर डील किए जाने का आरोप। कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ छायाचित्र और कुछ अज्ञात सूत्रों की बातों ने पूरे जिले को चौंका दिया। रणवीर की प्रतिक्रिया, रणवीर ने रिपोर्ट पढ़ते ही अखबार जमीन पर फेंका। चेहरा गुस्से से तमतमाया था। ये झूठ है, हमने खून पसीना बहाया है, और ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। शंभू शांत था, असाधारण रूप से। शब्दों से लड़ाई मत लड़ रणवीर, वह बोला, अब हमें सबूतों से जवाब देना होगा। रणवीर ने झुंझुलाकर कहा, तेरी यह शांति अब गले नहीं उतरती शंभू। यह हमला हम दोनों पर नहीं, हमारे बच्चों पर है। शंभू ने बस एक वाक्य कहा, हम टूट सकते हैं मगर झूठ नहीं बोल सकते। जांच शुरू। जिला अधिकारी ने स्वतः संज्ञान लिया और एक जांच समिति गठित कर दी। विद्यालयों में औचक निरीक्षण हुए। शिक्षक, अभिभावक और छात्र सबसे सवाल किए गए। कई छोटे विद्यालयों में टूटे बेंच, सीमित बिजली सुविधा और अधूरी रजिस्ट्रियां पाई गईं, मगर छात्रों की उपस्थिति, पढ़ाई का स्तर और समुदाय की सहभागिता ने अवसरों को भी चकित कर दिया। एक लड़की ने इंटरव्यू में कहा, पहले हम गायें चराते थे, अब गूगल पर सवाल पूछते हैं। क्या यही गुनाह है? मित्रता की दरार या दीवार रणवीर और शंभू के बीच चुप्पी बढ़ती जा रही थी। रणवीर सोचता, कहीं शंभू ने एनजीओ से कोई बात तो नहीं की थी।
शंभू सोचता, रणवीर की जल्दबाजी कहीं तो हमारी कमजोरी नहीं बन गई। एक रात रणवीर ने गुस्से में कह दिया, अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया है तो बता दे। शंभू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सिर्फ तुझे बोझ से बचाया, छुपाया कुछ नहीं। रणवीर कांप गया। उसे एहसास हुआ वह अपने सबसे करीबी इंसान पर शक कर बैठा था। उसने तुरंत माफी मांगी। शंभू ने उसे गले लगाकर कहा, हम मिलकर आशा बनाए हैं, किसी पत्रकार की स्याही हमें बिखेर नहीं सकती। सच की जीत 3 हफ्तों की जांच के बाद रिपोर्ट आई। कोई घोटाला नहीं, संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन प्रयास प्रामाणिक है। पत्रकार को नोटिस मिला भ्रामक रिपोर्टिंग के लिए। गांव में फिर से एक सभा हुई। रणवीर ने मंच से कहा, सवाल पूछे गए, हमने जवाब दिए, झूठ बोला गया, हमने चुप्पी से काटा। आशा कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं, ये बच्चों की आंखों का उजाला है और वह कोई रिपोर्ट बुझा नहीं सकती। तालियों की गूंज में शंभू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, कम बोलने वाला पर सबसे ज्यादा सुनने वाला। अब जब तूफान बीत चुका था, मित्रता और भी मजबूत हो चुकी थी। रणवीर और शंभू ने जाना दुनिया कभी पूरी तरह साथ नहीं होती, लेकिन अगर 2 लोग सच के साथ खड़े हो तो वह भी एक सेना बन जाते हैं। नए नेतृत्व की दस्तक अब आशा विद्यालय को 3 साल हो चुके थे। जो बच्चे पहले कंप्यूटर को दूर से देखने से डरते थे, अब कोडिंग क्लब में शामिल हो चुके थे। एक शाम विद्यालय में विशेष आयोजन रखा गया, आशा दिवस। सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षक, ग्रामीण और बाहर से आए अधिकारी जमा थे। रणवीर और शंभू मंच के किनारे खड़े थे। तभी मंच पर एक किशोरी आई, नीलम यादव, जो पहले कभी स्कूल तक नहीं आई थी। उसने माइक उठाया, आज मैं और मेरे जैसे कई बच्चे सिर्फ छात्र नहीं रहे, अब हम शिक्षक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आशा विद्यालय अब पूरी तरह छात्रों के नेतृत्व में चले। पूरा मैदान सन्न हो गया। फिर धीरे धीरे तालियां गूंज उठी। रणवीर और शंभू एक दूसरे की ओर देखने लगे, गर्व और विनम्रता से भीगी निगाहों से। छोटे शिक्षक, बड़ी जिम्मेदारी। आशा विद्यालय में अब छात्र सह शिक्षक कार्यक्रम शुरू हुआ। हर सप्ताह कुछ वरिष्ठ छात्र छोटे बच्चों को पढ़ाते। खेल खल में सीख तकनीक की भाषा में पढ़ाई। नीलम, आरव, जिया, समीर, ये अब रणवीर और शंभू के प्रतिरूप बनते जा रहे थे। रणवीर ने एक दिन सभी छात्र सह शिक्षकों से कहा, हमने तुम्हें रास्ता दिखाया, अब तुम लोगों को आगे ले जाओ। शंभू ने जोड़ा, सपना वही होता है जो दूसरों के जीवन में बसा दिया जाए। गांव से बाहर की उड़ान नीलम ने एक डिजिटल ऐप बनाया, शिक्षा सखी, जिसमें गांव की महिलाएं वीडियो के जरिए पढ़ना लिखना सीख सकती थी। आरव ने पुराने मोबाइलों से एक DIY लैब बनाई, जहां मोबाइल रिपेयर, सोलर चार्जिंग और एडविनो जैसी तकनीकों की कार्यशाला होती। रणवीर और शंभू अब मार्गदर्शक बन चुके थे, नेता नहीं प्रेरक। विदाई का प्रस्ताव। एक शाम रणवीर ने शंभू को बुलाया, सोच रहा हूं अब दिल्ली वापस चला जाऊं। शंभू हक्का बक्का रह गया, क्या हुआ? अब आशा को हमारी जरूरत नहीं रही। शंभू, अब इसकी आत्मा बच्चों में बस चुकी है। लेकिन तू जाएगा तो? शंभू रुक गया। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों को हमेशा साथ नहीं रहना चाहिए, कभी कभी दूर जाकर अपने सपनों को उड़ते हुए देखना चाहिए। शंभू ने आहिस्ता से हाथ पकड़कर कहा, तो फिर अब हम दोस्त नहीं, हम बीज हैं, जो कहीं भी गिरे कुछ ना कुछ उगाएंगे। एक नई परंपरा की शुरुआत। आशा विद्यालय में अब हर साल एक समारोह होता, मित्र स्मृति सप्ताह, जिसमें छात्र, शिक्षक, ग्रामीण और पूर्व छात्र मिलकर गांव के लिए नई योजनाएं बनाते। रणवीर ने दिल्ली में एक ग्रामीण शिक्षा नेटवर्क शुरू किया और शंभू जिले के पंचायत विकास बोर्ड में नियुक्त हुआ। मगर दोनों हर साल आम के उसी पेड़ के नीचे मिलते, बिना किसी भीड़ के, बिना भाषण के। अब आशा किसी व्यक्ति, संस्था या गांव तक सीमित नहीं थी। वह अब विचार थी, परंपरा थी और सबसे ऊपर एक उत्तराधिकार थी। 2 मित्रों की यात्रा अब अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां व्यक्तिगत स्वप्न नहीं, सामूहिक विरासत सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। समय की झुर्रियां 20 वर्ष बीत चुके थे। पपरहिया अब एक बदल चुका गांव था। हर घर में बिजली, हर बच्चे के हाथ में टेबलेट और हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई आशा का पूर्व छात्र। शंभू अब 75 वर्ष का हो चला था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखों में चश्मा, पर मन अब भी वैसा ही सजग सपनों से भरा। वह अब विद्यालय नहीं चला रहा था, पर हर सुबह आकर दीवारों पर हाथ फेरता, पौधों को पानी देता
और मुख्य गेट के बाहर बैठे बैठे बच्चों को आते जाते देखता। एक चिट्ठी और वापसी। एक शाम उसे पोस्टमैन ने एक पुराना हाथ से लिखा लिफाफा दिया। बस एक पंक्ति थी, कल आ रहा हूं, मिलना है। रणवीर शंभू ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया, आंखें बंद कर ली। मन की आवाज बोली, मेरा मित्र आ रहा है। आम के पेड़ के नीचे अगली सुबह आम के उसी पेड़ के नीचे दोनों बैठे जैसे पहले दिन बैठे थे, शांत, सरल, सच्चे। रणवीर अब एक प्रतिष्ठित ग्रामीण नीति विशेषज्ञ था। देश और विदेश में व्याख्यान देता था, पुस्तकें लिख चुका था। मगर आज उसके पास कोई भाषण नहीं था, बस मौन था। शंभू ने कहा, तो तूने देश बदल दिया, कैसा लगता है? रणवीर मुस्कुराया। देश नहीं बदला, बस वह बीज बोए जो हमने गांव में मिलकर सींचे थे। क्या तू रुक जाएगा अब? रणवीर ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, इस बार आया हूं सिर्फ तुझसे एक वादा लेने। क्या अब तू आराम करेगा? आशा अब तेरे भरोसे नहीं, तेरी विरासत पर चल रही है। शंभू ने हंसते हुए कहा, आराम करने के लिए तो मरना पड़ता है। मैं तो अभी भी हर बच्चे की मुस्कान में जीता हूं। एक आखिरी उपहार रणवीर ने जेब से एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया निकाली, उसी तरह की जैसी कभी शंभू के पिता ने उसे दी थी। उसमें एक ताम्र पत्र था। गांव के नए आशा पुस्तकालय का उद्घाटन शंभू कुमार शिक्षा केंद्र के नाम पर किया गया था। शंभू कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो अब मेरा नाम किताबों की दीवारों में रहेगा। अच्छा है, मैं अब मिट्टी में मिल सकूंगा निश्चिंत होकर। रणवीर ने उसकी आंखों की नमी पोंछी। मिट्टी में नहीं, इतिहास में। अनंत विदाई। अगली सुबह रणवीर चला गया। शंभू ने उसे चौपाल तक छोड़ा और बिना पीछे देखे लौट आया, क्योंकि वह जानता था मित्रता वो रिश्ता है जिसे विदा की जरूरत नहीं होती। कुछ महीने बाद शंभू की नींद में ही मृत्यु हो गई। शांत, बिना तकलीफ मुस्कुराते हुए उसकी चिता के पास एक पत्र मिला। उसके द्वारा लिखा गया, यदि कभी आशा बुझने लगे तो रणवीर को पुकार लेना, और अगर वह ना मिले तो उस आम के पेड़ के नीचे बैठ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। असली मित्र अब केवल एक कहानी नहीं रही, ये जीवन की उस सच्चाई की मिसाल बन गई जहां रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं। शंभू और रणवीर चले गए, पर आशा अब भी जिंदा है। हर गांव, हर बच्चे और हर सपने में जो मिट्टी से उठकर आकाश छूने की हिम्मत रखता है। शंभू के जाने के बाद पपरहिया में उस दिन चुप्पी थी। शंभू के अंतिम संस्कार में सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के जिलों से लोग आए थे। हर कोई कहता था वो कोई साधारण प्रधान नहीं था, वो पिता था, शिक्षक था, मित्र था। रणवीर वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां शंभू की राख मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके हाथ में वह चिट्ठी थी जो शंभू ने मरने से पहले छोड़ी थी। रणवीर, अब यह तुझ पर है। अगर तू यहां दोबारा कभी ना भी आए तो यह सपना कभी रुकना नहीं चाहिए। रणवीर जानता था अब आशा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल संस्था की नहीं, भावना की बन चुकी है। विरासत की औपचारिक शुरुआत रणवीर ने शंभू की स्मृति में एक नई पहल शुरू की। शंभू कुमार ग्रामीण नेतृत्व योजना, जहां ग्रामीण युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और तकनीक में प्रशिक्षित किया जाता। पहला बैच 100 छात्रों का था। लड़कियां, लड़के, दलित, पिछड़े, मुसलमान, सब एक साथ। हर छात्र को एक मित्र कार्ड दिया गया जिस पर लिखा था, मित्रता से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता। गांव गांव की यात्रा रणवीर अब प्रत्येक गांव में जा रहा था। पुराने आशा विद्यालयों की हालत देख रहा था, नए विद्यालयों की योजना बना रहा था। हर जगह वह बच्चों से एक ही सवाल पूछता, तुम्हारा सपना क्या है? और फिर जवाब आता, मैं डॉक्टर बनूंगा लेकिन गांव में ही रहूंगा। मैं यूबर नहीं, शिक्षक बनना चाहता हूं। मैं मां को पढ़ाना चाहता हूं। रणवीर हर जवाब को लिख लेता। वह जानता था सपने शब्दों में नहीं, जिम्मेदारियों में छिपे होते हैं। नीलम का नेतृत्व। नीलम अब 25 वर्ष की हो चुकी थी। वह शिक्षा सखी ऐप की मुख्य संयोजक थी। रणवीर ने उसे बुलाकर कहा, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। मैं चाहता हूं कि तू अगली मित्र सभा की अध्यक्ष बने। नीलम घबरा गई। लेकिन मैं अभी भी आपसे सलाह लेती हूं सर। रणवीर मुस्कुराया। शंभू ने कभी मुझसे नहीं पूछा था, वो करता था, मैं सीखता था। अब तू करेगी और बच्चे तुझसे सीखेंगे। यही असली मित्रता है, जब ज्ञान का उत्तराधिकार चुपचाप सौंप दिया जाए। शंभू की मूर्ति नहीं, उनकी सोच। गांव वालों ने तय किया कि विद्यालय में शंभू की प्रतिमा लगाई जाएगी। रणवीर ने मना कर दिया। वो कोई मूर्ति नहीं थे, वह आंदोलन थे।
उनकी याद को हम पिघलने नहीं देंगे, हम उसे बहने देंगे। हर बच्चा, हर शब्द, हर कक्षा शंभू है। और फिर विद्यालय की नई इमारत के मुख्य द्वार पर एक वाक्य खुदवाया गया, जहां एक मित्र शिक्षित होता है, वहां एक गांव जी उठता है। अब असली मित्र की कहानी 2 शरीरों तक सीमित नहीं रही। अब वह हर गांव के उस युवा की कहानी बन चुकी थी जो अकेले खड़ा होकर कह सके, मैं शंभू और रणवीर की परंपरा हूं, मैं मिट्टी से उगता सपना हूं। और इसी के साथ शुरू होती है विरासत का अगला अध्याय। एक सपना जो कहानी बन गया। रणवीर की प्रेरणा से नीलम और आरव ने एक नई पहल शुरू की, शंभू कथा परियोजना। इसका उद्देश्य था भारत भर के गांवों से सच्ची मित्रता और संघर्ष की कहानियां इकट्ठा करना। इन कहानियों को ऑडियो बुक, डिजिटल कॉमिक्स और विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करना। हर बच्चा, हर गांव अपनी कहानी को सुन सके और कह सके, यह हमारी कथा है। पहली ही कहानी आई झारखंड से। एक अंधी लड़की और एक गूंगे लड़के की दोस्ती, जिन्होंने मिलकर अपने गांव में सौर ऊर्जा की यूनिट लगवाई। दूसरी कहानी राजस्थान से। एक बुजुर्ग मुस्लिम दर्जी और युवा दलित छात्र की मित्रता, जिसने गांव में पहला पुस्तकालय शुरू किया। नीलम और आरव की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, मित्रता जब भाषा से परे होती है तब इतिहास बनती है। पहला राष्ट्रीय मंच जनमित्र महोत्सव। 3 महीने बाद लखनऊ में जनमित्र महोत्सव आयोजित किया गया। 25 राज्यों से आए गांवों के बच्चों और युवाओं ने अपनी कहानियां साझा की। रणवीर ने मंच से कहा, जब आप किसी का नाम भूल जाएं लेकिन उसकी छाया आपको रास्ता दिखाए, वह असली मित्र होता है। और आज आप सब वह छाया बन चुके हैं। तालियों से सभागार गूंज उठा। नीलम और आरव को अब मीडिया में ग्रामीण विचारशीलता के नायक कहा जाने लगा। लेकिन फिर आया एक मोड़। कुछ दिनों बाद एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता ने संपर्क किया। वह बोले, हम चाहते हैं कि शंभू कथा परियोजना को हमारी पार्टी के युवा मंच के साथ जोड़ा जाए। हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाएंगे, फंड देंगे, प्रचार करेंगे। रणवीर जानता था कि यह सहयोग नहीं, हस्तक्षेप था। नीलम असमंजस में थी। सर, इससे तो हमें मदद मिलेगी और बहुत सारे गांवों तक पहुंच सकेंगे। रणवीर गंभीर हो गया। सत्ता जब मदद करती है वह कीमत मांगती है। हमारी कहानियां खरीदने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं। लेकिन आरव थोड़े अलग विचार रखता था। क्या हम राजनीति से डरेंगे तो बदलाव करेंगे कैसे? रणवीर शांत रहा। पहली बार उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मंच पर टकराव। अगले जनमित्र सम्मेलन में वह नेता मंच पर पहुंचे। बिना आमंत्रण के माइक संभालते ही बोले, हम इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएंगे। अब यह हमारे जनमित्र क्रांतिकारी अभियान का हिस्सा है। रणवीर मंच पर नहीं था। नीलम और आरव ने एक दूसरे को देखा। तभी नीलम आगे बढ़ी, माइक लिया और कहा, माफ कीजिएगा, शंभू ने हमें मंच नहीं आत्मसम्मान सिखाया था। यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, लोगों का है। कृपया हमारी आत्मा को झंडे में मत लपेटिए। भीड़ स्तब्ध थी। फिर एक एक कर ताली बजने लगी। वो नेता मंच से उतर गए और नीलम वो पहली बार शंभू जैसी लगी। रणवीर की चुप्पी टूटी। सम्मेलन के बाद रणवीर ने नीलम से कहा, तू अब पूरी तरह तैयार है। तू अब केवल नेतृत्व नहीं कर रही, तू विचार बन गई है। आरव कुछ असहज था। उसने रणवीर से कहा, क्या राजनीति से डरना भी एक तरह का आत्मघात नहीं है? रणवीर मुस्कुराया, हम राजनीति से नहीं डरते आरव, हम बस अपनी मिट्टी में उसका जहर नहीं घोलते। जब राजनीति विचारों का सम्मान करना सीखेगी तब शायद दोस्ती भी संसद में जगह पाएगी। अब शंभू कथा परियोजना एक आंदोलन नहीं, सांस्कृतिक विरासत बन गई थी। हर गांव, हर बच्चा, हर कहानी अब कह रही थी, मित्रता ना झुकती है ना बिकती है, वह बस बांटती है। शंभू कथा रंगमंच की ओर नीलम और आरव की अगुवाई में शंभू कथा परियोजना अब सिर्फ कहानियां इकट्ठा नहीं कर रही थी, वे कला में ढल रही थी। हर राज्य की कहानियों को लोकनाट्य में बदला जा रहा था। स्थानीय कलाकारों को मंच दिया गया। आशा रंग यात्रा नामक एक चलती नाट्य रथ यात्रा पूरे उत्तर भारत में शुरू हुई पहला नाटक था। माटी का दोस्त एक बहरे लड़के और एक अनपढ़ लड़की की दोस्ती जो गांव को अनपढ़ता से आजाद करती है। इस नाटक को दिल्ली के भारत भवन में दिखाया गया। तालियों से हॉल गूंज उठा। नीलम ने मंच पर कहा, हम अभिनय नहीं कर रहे, हम वह जीवन दिखा रहे हैं जो किसी रिपोर्ट में नहीं छपता। शहर की नजरें और बाजार का फंदा अब मीडिया में
शंभू कथा की चर्चा थी। एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने प्रस्ताव रखा, हम असली मित्र पर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, आप हमें राइट्स दीजिए, हम इसे दुनिया भर में ले जाएंगे। आरव उत्साहित था, अब यह कहानी पूरी दुनिया देखेगी। नीलम चुप रही। लेकिन क्या वो इसे महसूस भी करेंगे या बस इमोशनल कंटेंट समझकर देखेंगे? रणवीर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी मिट्टी की गंध कैमरे के फ्रेम में कैद नहीं की जा सकती, लेकिन अगर तुम पूरी सच्चाई दिखा सकते हो तो कर सकते हो। लेकिन किसी की रचनात्मक नियंत्रण और संघर्ष ओटीटी वालों ने स्क्रिप्ट में बदलाव का सुझाव दिया। शंभू और रणवीर के बीच एक बार बड़ी लड़ाई दिखानी चाहिए। नीलम को लव ट्रैक में शामिल करना चाहिए, दर्शकों को पसंद आएगा। गांव की गरीबी थोड़ा और ड्रामेटिक दिखनी चाहिए। नीलम ने फाइल बंद की और कहा, हम गांव की कहानियां बेचने नहीं लाए, हम उन्हें जगाने लाए हैं। अगर आपको रोमांच चाहिए तो आप जंगल की कहानी दिखाइए। हमारे पास रिश्तों की खामोशी है जो चीखती नहीं बस गहराती है। डील रद्द कर दी गई। एक मंच, एक सच्चाई। उस रात लखनऊ में एक बड़ा ओपन थिएटर शो रखा गया। दो चुप्पियां, शंभू और रणवीर, यह पूरी तरह मौन नाटक था। कोई संवाद नहीं, सिर्फ दृश्य, हाव भाव और पृष्ठभूमि में गांव की आवाजें। भीड़ में कई दर्शक थे जो पहली बार किसी गांव की गहराई को महसूस कर रहे थे। शो के अंत में सिर्फ एक स्लाइड स्क्रीन पर उभरी। मित्रता वह होती है जो शब्दों के बिना भी की विदाई कार्यक्रम के बाद रणवीर नीलम और आरव को बगीचे में ले गया। अब मैं लौट रहा हूं स्थायी रूप से पहाड़ों में बसने। वहां बच्चों को पढ़ाऊंगा, बिना सभा, बिना प्रेस, बिना फ्रेम के। नीलम ने पूछा, आप क्यों छोड़ रहे हैं सर? रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं कहानी नहीं पात्र बन चुका हूं, और पात्र को तब हट जाना चाहिए जब मंच भरा हो। वह झुका, नीलम और आरव के माथे को छूकर कहा, अब तुम मंच हो। गांव की कहानियां अब शहरों के रंगमंच पर चल रही थी, लेकिन आत्मा अभी भी पपरहिया में थी। हर मंच, हर नाटक, हर पात्र सिर्फ एक बात कहता, हम मिट्टी के बने लोग हैं। अगर गीले रहेंगे तो आकार लेते रहेंगे, अगर सूख गए तो बस मूर्ति बनकर रह जाएंगे। अब तक अनसुनी आवाजें। नीलम और आरव ने महसूस किया कि अब तक की कहानियां ग्रामीण भारत की प्रेरणा थी, लेकिन एक और भारत था जो सब बस्तर के घने जंगलों में, जहां स्कूल नहीं सिर्फ सलवा जुड़ूम की यादें थीं। झारखंड की जेलों में, जहां कुछ आदिवासी वर्षों से बिना मुकदमा के बंद थे। भारत नेपाल सीमा, जहां लड़कियां गायब हो जाती थीं और कभी लौटती नहीं थीं। उनका लक्ष्य था संघर्ष की चिट्ठियां इकट्ठा करना। नीलम ने कहा, हमें उनकी कहानी नहीं लिखनी, हमें सिर्फ उन्हें अपनी कहानी कहने देना है। पहली चिट्ठी थी। जेल से एक जेल में एक 70 वर्षीय आदिवासी बंदी मिला, लाल बोधन। उसे 12 साल पहले एक बम विस्फोट के झूठे आरोप में पकड़ा गया था। उसे ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर उसने 17 पत्र लिखे थे खुद से। नीलम ने एक पत्र पढ़ा, मैं नहीं जानता कि मैं देशद्रोही हूं या गरीब, लेकिन जब जब पेड़ काटे गए मैंने हाथ फैलाए थे। अब पेड़ तो गए, हाथ बच गए। नीलम रो पड़ी। आरव बोला, हमारा कैमरा उसकी आंखों की भाषा नहीं पकड़ सकता, हमें यह चिट्ठियां वैसी ही छापनी होंगी जैसे वह हैं, बिना सुधार, बिना कतर के। दूसरी चिट्ठी, गायब बच्चियां। नेपाल सीमा पर एक एनजीओ की कार्यकर्ता मिली, संध्या रावल। उसने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 87 लड़कियां गायब। स्थानीय पुलिस, नेता और दलाल सब शामिल थे। नीलम और आरव को धमकी मिली, अगर आपने रिपोर्ट की तो आप भी गायब हो जाएंगे। आरव गुस्से में था, अब क्या करेंगे? नीलम बोली, चुप्पी के लिए यह लड़कियां गायब नहीं हुई, उनकी चुप्पी हमें बोलनी होगी। उन्होंने एक संग्रह निकाला, गायब लड़कियों की डायरी, केवल नाम, उम्र और सपना। नूतन 14 वर्ष, सपना बाई नहीं टीचर बनना था। माया 13 वर्ष, सपना मां को साड़ी दिलाना। फरीदा 12 वर्ष, सपना स्कूल का बस्ता खुद खरीदना। इस संग्रह को जनमित्र सभा में रखा गया। लोग सन्न रह गए। हर नाम एक जिंदा सवाल बन गया। राजनीति की असहजता, कुछ स्थानीय नेता भड़क उठे, आप लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं, क्या हमें इन शर्मनाक कहानियों की जरूरत है? नीलम मंच पर खड़ी हुई और पहली बार उसकी आवाज कांपते हुए भी पत्थर जैसी मजबूत थी। अगर सच्चाई शर्मनाक है तो उसे बदलिए, नोट छुपाइए।
हम वही कहानियां सुनाते हैं जिन्हें आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। रणवीर का संदेश उस रात एक पुरानी रिकॉर्डिंग में। रणवीर की आवाज जब तुम्हारा काम सबको अच्छा लगने लगे, समझ लो तुम बहुत कम बोल रहे हो। जब लोग असहज हो तब असली शिक्षा शुरू होती है। नीलम ने रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से सभा में चलाया। अब असली मित्र की विरासत सिर्फ प्रेरणा नहीं, प्रतिरोध बन चुकी थी। अब हर चिट्ठी एक सवाल थी, हर कहानी एक चुनौती, हर मित्र एक दरार की मरम्मत। सरकारी नोटिस, गायब लड़कियों की डायरी और संघर्ष की चिट्ठियां प्रकाशित होने के 1 महीने बाद नीलम और आरव को एक ईमेल आया। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने हेतु सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृपया यह स्पष्ट करें कि आप देश विरोधी तत्वों के संपर्क में नहीं हैं। साथ ही मीडिया में खबरें फैलने लगीं। शंभू कथा परियोजना का राष्ट्रद्रोही एजेंडा। क्या गांव की कहानियां विदेशी फंडिंग की चाल है? क्या इन युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? नीलम और आरव स्तब्ध थे। हम जिन बच्चियों के नाम नहीं जान पाए, उनकी डायरी भी अब राष्ट्रद्रोह हो गई। समर्थन और विरोध कुछ बुद्धिजीवियों, लेखकों और पूर्व छात्रों ने खुलकर समर्थन। शंभू कथा परियोजना केवल एक कलात्मक प्रयास नहीं, सामाजिक दस्तावेज है। इसे रोकना मिट्टी की सच्चाई को दबाना है। पर राजनीतिक दलों ने यह मुद्दा बना लिया। अब सभा और रंगमंचों पर पुलिस की निगरानी थी। एनजीओस पर जांच बैठा दी गई। अनेक कहानियों को सत्यता की पुष्टि के नाम पर रोक दिया गया। नीलम बोली, अब हमारी जुबान पर ताले नहीं लगे, ताले हमारे बच्चों के सपनों पर लगे हैं। एक आखिरी सभा बिना अनुमति के नीलम और आरव ने तय किया। हम आखिरी बार एक सभा करेंगे बिना अनुमति, बिना माइक, सिर्फ चुप्पी से। सभा लखनऊ के उसी मैदान में रखी गई जहां वर्षों पहले जनमित्र महोत्सव हुआ था। इस बार मंच पर कोई भाषण नहीं, बस हर व्यक्ति के हाथ में एक कागज था जिस पर एक वाक्य, मैं गुलाम नहीं ग्रामीण हूं, मैं कहानी नहीं सबूत हूं, मेरे सपने सरकार की मंजूरी से नहीं चलते, मित्रता की कोई सेंसरशिप नहीं होती। पुलिस आई, कैमरे आए, लेकिन कोई नारा नहीं था, कोई उत्तेजना नहीं, बस हजारों लोग शांत, एक हाथ में वाक्य दूसरे हाथ में दिया। वह रात इतिहास में साइलेंस स्टेटमेंट के नाम से न्यायालय का हस्तक्षेप 5 दिन बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी दी, अगर ग्रामीण भारत की सच्चाई को ही राष्ट्रद्रोह माना जाएगा तो फिर संविधान की प्रस्तावना को भी संशोधित कर देना चाहिए। नोटिस निरस्त हुआ। सरकार को पीछे हटना पड़ा। रणवीर की चिट्ठी, नीलम को एक चिट्ठी मिली। रणवीर की अंतिम लिखी हुई बातों में से एक दिन तुम्हारे शब्द तुम्हारे खिलाफ सबूत बनेंगे, तब चुप मत रहना। चुप्पी से शुरुआत होती है, पर न्याय आवाज मांगता है। नीलम ने वह चिट्ठी अपनी गर्दन में एक लॉकेट की तरह पहन ली। अब वह सिर्फ नेतृत्व नहीं थी, एक प्रतीक बन चुकी थी। अब असली मित्र केवल 2 लोगों की मित्रता नहीं रही, अब वह देश की जमीन और उसके नागरिकों के बीच का रिश्ता बन चुका था, जिसे कोई सेंसर नहीं कर सकता, कोई नोटिस नहीं दबा सकता और कोई सरकार बांध नहीं सकती। शांति के बाद बीजारोपण, साइलेंस स्टेटमेंट के बाद नीलम और आरव को भले राहत मिली हो, लेकिन वे जानते थे अब हमें सिर्फ कहानियां नहीं, संरचनाएं बनानी होंगी। रणवीर और शंभू ने जहां छोड़कर गए थे, वहीं से आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक नई पहल शुरू की। मित्र पंचायत एक ऐसी संस्था जो ग्रामीण युवाओं को स्थानीय लोकतंत्र, स्वशासन और सहभागिता पर प्रशिक्षित करें। मित्र पंचायत की शुरुआत पहला केंद्र पेपरहिया में ही खोला गया, उसी पुराने भवन में जहां पहले आशा विद्यालय चला करता था। यहां हर महीने 30 युवा आते, देश के अलग अलग हिस्सों से। प्रशिक्षण में पढ़ाया जाता पंचायत राज और संविधान का ग्राम स्तर पर महत्व, जनभागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कहानी और रंगमंच के माध्यम से सामाजिक संवाद, जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां। हर छात्र को एक नया नाम मिलता, मित्र प्रतिनिधि। पहला प्रयोग, जन्म मित्र सभा। बिहार के सिवान जिले में नीलम और आरव ने पहली मित्र पंचायत सभा आयोजित करवाई। इसमें गांव वालों ने अपना बजट खुद तैयार किया, शिक्षक खुद नियुक्त किए और सरकारी अफसर को आमंत्रण नहीं, आदेश के रूप में बुलाया। आरव ने कहा, यह राजनीति का विकल्प नहीं, यह उसकी असली जड़ है। पुराने नेता, नया विरोध, कुछ स्थानीय राजनेता असहज।
ये लोग तो ग्राम सभा का अपमान कर रहे हैं। युवाओं को भड़काया जा रहा है। कई जगह मित्र पंचायत कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। पर इस बार जनता चुप नहीं रही। एक गांव की वृद्ध महिला बोली, जब हमारे बच्चों ने कभी गांव छोड़ा नहीं तो बाहर वाले क्यों तय करेंगे? हम कैसे जिए? मित्र संविधान का निर्माण। नीलम ने सभी मित्र प्रतिनिधियों को एक काम दिया। तुम सब अपने गांव के लिए एक छोटा मित्र संविधान बनाओ, जिसमें यह लिखा हो कि कैसे निर्णय लिए जाएंगे, कैसे जवाबदेही तय होगी और कैसे मित्रता की भावना से शासन चलेगा। एक छात्र ने लिखा, हमारे गांव में निर्णय पंचायत भवन में नहीं, पेपाल के पेड़ के नीचे लिए जाएंगे। दूसरे ने जोड़ा, हम हर योजना से पहले 10 साल के बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि वही भविष्य है। नीलम ने कहा, जब तक बच्चे सरकार में नहीं तब तक सरकार अधूरी है। नई राजनीति का बीज जल्द ही मित्र पंचायत के प्रतिनिधि स्कूल, कॉलेज और युवा समूहों में भी चुने जाने लगे। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते थे, समझौते कराते थे, संवाद चलाते थे और समाधान सुझाते थे। धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई यह लहर। ना झंडे, बिना चुनाव, बिना नारे, एक नारा बस जुबान पर आ गया, हम नेता नहीं मित्र हैं। अब असली मित्र का रूप पूरी तरह बदल चुका था। ये एक शब्द नहीं, संविधान बन चुका था। यहां सत्ता नहीं, सेवा थी। यहां प्रचार नहीं, प्रेरणा थी। यहां नेतृत्व नहीं, मिलकर चलना था। गुड़िया सबसे छोटी प्रतिनिधि गुड़िया, उम्र 9 साल, गांव नवापुर, उत्तर प्रदेश। वह मित्र पाठशाला की छात्रा थी। उसकी मां खेत में काम करती थी और पिता 4 साल से पंजाब में मजदूरी कर रहे थे। गुड़िया ने नीलम की एक सभा में भाग लिया था। वह सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे पहले बोलने उठी। उसने कहा, अगर दोस्त अच्छे हो तो स्कूल में डर नहीं लगता, और अगर मास्टर जी डांटे नहीं तो किताबें मुस्कुराती हैं। नीलम मुस्कुराई, लेकिन गुड़िया यहीं नहीं रुकी। उसने एक चिट्ठी लिखी, अपनी मां के नाम नहीं, प्रधानमंत्री के नाम नहीं, बल्कि हर उस इंसान के नाम जिसने बचपन को कभी याद नहीं किया। गुड़िया की चिट्ठी, संपूर्ण प्रिय बड़े लोग, हम बच्चे हैं। हम शोर करते हैं, गलतियां करते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन हम डरते, कभी मास्टर जी से, कभी भूख से, कभी उस आदमी से जो गली में साइकिल पर आता है और अजीब आंखों से देखता है। आप कहते हैं कि बचपन सबसे अच्छा होता है, पर जब बिजली नहीं होती, स्कूल दूर होता है और मां बिना छत के काम करती है, तो अच्छा कहां लगता है। एक बार आओ हमारे गांव, हमारे साथ बैठो, कोई बड़ी बात मत करना, बस पूछना कैसा लग रहा है। हम कहानियां सुनाएंगे, लेकिन सच्ची वाली, जिसमें हीरो नहीं दोस्त होते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो शायद दोस्त बन जाए और फिर देश बदल जाएगा। आपकी छोटी मित्र गुड़िया वायरल असर। नीलम ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कुछ ही घंटों में यह देश भर में वायरल हो गई। न्यूज चैनलों पर यह प्रमुख समाचार बन गया। बड़े बड़े अभिनेता और लेखकों ने इसे साझा किया। कई स्कूलों ने इसे पाठ्यक्रम की पहली कहानी बनाने की सिफारिश की। सबसे खास बात, अगले ही हफ्ते कई झीलों में बाल मित्र सभा शुरू हुई, जहां बच्चों से पूछा गया, आप क्या चाहते हो? राजनीति की प्रतिक्रिया। कुछ ने इसे इमोशनल ड्रामा कहा, कुछ ने बचकानी अपील, पर गुड़िया ने अगली सभा में जब, आप लोगों ने इतने सालों से जो भी लिखा उसमें दिल कम डर ज्यादा था। हम डर नहीं लिखते, दोस्ती लिखते हैं। वो सभा शांत हो गई। गुड़िया का प्रस्ताव। गुड़िया ने नीलम और आरव से कहा, दीदी, हम बच्चों की भी एक मित्र पंचायत होनी चाहिए। अब से हर मित्र पंचायत में एक बाल सदस्य शामिल किया जाने लगा। ये बच्चे सिर्फ बातें नहीं करते थे। वे गर्मियों की सुबह थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी किरणें धीरे धीरे खेतों के ऊपर बिखरने लगी थी। पक्षियों की चहचहाट और हल्की हवा के बीच गांव परमपुर धीरे धीरे जागने लगा था। परमपुर एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की दीवारों से बने घर, कच्ची सड़कें और हरियाली से भरे खेत इसकी पहचान थे। इस गांव में हर इंसान दूसरे को जानता था। एक तरह का पारिवारिक रिश्ता सब में था। धनीराम की सुबह गांव के किनारे बबूल के पेड़ों के पास एक छोटा सा मकान था। वहीं रहता था धनीराम, एक 35 वर्षीय किसान जिसकी आंखों में सच्चाई और मन में संतोष था। वह हर रोज सूरज उगने से पहले उठता, कुएं से पानी निकालता और अपने 2 बैलों बंसी और मोती को सहलाकर खेतों की ओर निकल जा। उसका खेत गांव के उत्तर में फैली भूमि पर था, जहां सरसों की फसल लहलहा रही थी। धनीराम ने एक छोटी सी मचान बनाई थी, जहां बैठकर वह पक्षियों को उड़ते हुए देखता और सपने बुनता।
वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसके घर में भूख कभी नहीं रही। उसकी पत्नी सीमा, एक सौम्य और बुद्धिमती स्त्री, हर सुबह तुलसी को जल देती और पूजा कर घर के काम में लग जाती। उनका बेटा राजू, जो मात्र 10 साल का था, खेतों में अपने पिता की नकल करता फिरता। भगत राम का आगमन उसी गांव में एक और किसान था। भगत राम वे धनी राम का बचपन का मित्र था, लेकिन स्वभाव में थोड़ा चंचल और त्वाकांक्षी था। शुरू में वे दोनों साथ खेत जोतते, मेले में जाते, यहां तक कि एक ही मास्टर से पढ़ाई की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भगत राम का स्वभाव बदल गया। उसने कभी संतोष को जीवन का मूल्य नहीं माना। उसका मानना था जो जितना अधिक कमाए वही असली आदमी है। एक दिन वह धनी राम के खेत पर आया। उसके कपड़े नए थे, गले में सुनहरी चैन थी और आंखों में एक अजीब चमक। धनी, तू अब भी वही पुरानी जिंदगी जी रहा है? उसने कहा हंसते हुए। धनी राम ने मुस्कुराते हुए जवाब, हाँ भक्ता, पर तू तो अब बड़ा आदमी लगता है। कहां से आई है दौलत? भगत राम ने थोड़ा चुप रहकर फिर आंख मारते हुए कहा, समय आएगा तब बताऊंगा, पर एक बात जान ले, अब मैं उस रास्ते पर हूं जहां सोना खुद मेरे पैरों में बिछा रहता है। धनी राम हंसा, पर मन में हलचल हो उठी। क्या सच में भगत राम को कोई रहस्यमय संपत्ति मिल गई थी? गांव में फुसफुसाहट। अगले कुछ दिनों में गांव भर में फुसफुसाहट फैल गई। कोई कहता भगत राम को जमीन में खजाना मिला, कोई कहता उसे तांत्रिक विद्या मिल गई है। बच्चे उसकी हवेली के बाहर खड़े होकर अनुमान लगाते, कहीं वह राक्षसों से तो नहीं मिला। और उस रात धनी राम पहली बार देर तक नींद में करवटें बदलता रहा। कहीं भगत राम सच कह रहा था। गर्मी की रातें परमपुर में अक्सर चुपचाप बीतती थी, लेकिन उस रात धनी राम के मन में एक अजीब सी खलबली थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। भगत राम की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। अब मैं उस रास्ते पर हूं जहां सोना खुद मेरे पैरों में बिछा रहता है। धनी राम भले ही संतोषी इंसान था, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा गहरी होती है, खासकर जब बात चमत्कार और धन की हो। गांव की चहल पहल सुबह होते ही गांव के चौपाल पर चर्चा गर्म थी। रामदयाल काका बोले, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, भगत राम के घर में नए फर्नीचर आए हैं शहर से, और वो नई घोड़ा बग्घी भी। किशोरी दाई ने भी जोड़ा। सुना है उसने पक्की हवेली बनवाने की योजना बनाई है, और लोग कह रहे हैं कि उसका सोने का बर्तन भी है। गांव के लोग धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगे। एक वो जो भगत राम को ईर्ष्या से देख रहे थे, और दूसरे वो जो उससे प्रेरणा लेने लगे। भगत राम की बदली चाल। धनी राम जब भगत राम से मिलने पहुंचा तो पहले जैसे अपनापन अब नहीं था। भगत राम ने अब बात करते समय गुटखा चबाना शुरू कर दिया था। वह नए किस्म के कपड़े पहनता और उसकी चाल में एक अहंकार की झलक थी। धनी, उसने कहा, तेरा जमाना गया। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जो कुछ अलग करते हैं। तू चाहे तो मैं तुझे भी उस रास्ते पर ले जा सकता हूं। कौन सा रास्ता? धनी राम ने पूछा। भगत राम ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त आने दो, बता दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता सबके लिए नहीं होता, और जो एक बार चल पड़ा वह लौट नहीं सकता। पत्नी सीमा की चिंता। रात को जब धनी राम ने भगत राम की बातों का जिक्र किया तो उसकी पत्नी सीमा चिंतित हो गई। धनी, तुम्हारा मन क्यों डोल रहा है? हमारा घर तो भरा पूरा है, तुम्हें क्या चाहिए? धनी राम ने चुपचाप कहा, जानता हूं सीमा, पर दिल में एक बात घर कर रही है। अगर भगत राम झूठ नहीं कह रहा, अगर सचमुच कुछ है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी जो चमकती चीज होती है वो सोना नहीं, आग होती है। सोच समझकर कदम बढ़ाना। गुफा की पहली झलक। अगली सुबह भगत राम एक विशेष आमंत्रण के साथ आया। आज रात आधी रात को मैं तुझे एक जगह ले चलूंगा, पर शर्त यह है कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। धनी राम ने संकोच के साथ हामी भर दी। रात को जब पूरा गांव नींद में था, भगत राम और धनी राम गांव से बाहर निकले। बबूल के पेड़ों से होते हुए दोनों पहाड़ियों की ओर बढ़े। चांद की हल्की रोशनी में उनके साए लंबे लग रहे थे। काफी चलने के बाद भगत राम ने एक चट्टान की ओर इशारा किया और बोला, यही है वह दरवाजा जो हर किसी को नहीं दिखता। धनी राम की आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक विशाल पत्थर खिसक रहा था और उसके भीतर से एक हल्का नीला प्रकाश बाहर आ रहा था। गुफा से बाहर निकलते समय धनी राम के दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक ओर अनहा भय, दूसरी ओर रत्नों की वह मध्यम झिलमिलाहट जो अब भी उसकी मुट्ठी में बंद थी।
सैकड़ों बार उसने जीवन में चांदी के सिक्के देखे थे, लेकिन जो उसने आज पाया था वह किसी और ही दुनिया से आया हुआ लगता था। घर की चौखट पर जब वह रात के अंतिम पहर में अपने घर पहुंचा, सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे इतनी देर तक? उसकी आंखों में चिंता साफ थी। धनीराम ने थैली को अपने कुर्ते के नीचे छुपाया और बोला, बस भगत राम के साथ खेत की ओर चला गया था। कुछ जरूरी बात हो रही थी। सीमा को विश्वास तो ना हुआ, लेकिन उसने ज्यादा पूछा नहीं। रात को जब पूरा घर सो गया, धनीराम चुपचाप उठा और रत्नों की थैली को खोला। 4 नीलम, 2 लाल माणिक, कुछ सोने के टुकड़े और एक चमचमाता मोती, वो सब उसकी हथेली पर रखे थे। उसने उन्हें मिट्टी के एक पुराने बर्तन में डालकर खपरेल की छत के नीचे एक कोने में छिपा दिया। लेकिन उस रात धनीराम सो नहीं पाया। उसका मन बार बार सोचता रहा, अगर आज इतना मिला तो कल क्या होगा। बदलाव की शुरुआत सुबह की पहली किरणों के साथ ही धनीराम खेत नहीं गया। उसके हाथ में हल नहीं बल्कि एक गड्डी थी। रत्नों को लेकर वह शहर जाने वाला था। सीमा ने पूछा, आज खेत नहीं जाओगे? धनीराम बोला, आज नहीं, कुछ सामान लेने शहर जाना है। इतना सवेरा सवेरा? हाँ, जरूरी काम है। वह पहली बार अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था। शहर का बाजार, शहर की चहल पहल ने धनीराम को चौंका दिया। वह कभी कभार ही वहां गया करता था, लेकिन आज वह सीधे एक जहरी की दुकान पर पहुंचा। क्या आप इसे देख सकते हैं? उसने जेब से एक छोटा लाल माणिक निकाला। जहरी की आंखें चमक उठी। यह तो असली माणिक है, बहुत उम्दा किस्म का है। कहां से मिला? धनीराम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। इसके आपको 7,000 मिल सकते हैं, अगर अभी दें तो। धनीराम ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल उसी पल उसका पहला लालच वास्तविकता में बदल गया। गांव में वापसी वह जब घर लौटा तो उसके पास एक नया कुर्ता था, बीजों के पैकेट, सीमा के लिए चूड़ियां और राजू के लिए मिठाई। सीमा ने हैरानी से पूछा, इतना सब कहां से आया? धनीराम ने कहा, भाग्य ने साथ दिया। वह चुप रहा, लेकिन सीमा की आंखों ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। अंतर की आहट। उसी रात सीमा ने बर्तन धोते समय पास खड़ी बूढ़ी तुलसी से फुसफुसाकर कहा, भगवान करे ये भाग्य हमारे घर में विपत्ति ना लाए। और उस समय घर के पीछे कहीं एक बबूल का पेड़ अचानक हिला। हवा नहीं चली थी, फिर भी अब परमपुर के लोग धनीराम को एक नई नजर से देखने लगे थे। कुछ दिनों में उसकी चाल में एक बदलाव आ गया था। वह अब चौपाल पर सबसे आगे बैठता, दूसरों को राय देता और खेत खेत में काम करने से ज्यादा आदेश देने में रुचि लेने लगा था। उसके नए कपड़े, महंगे बीज और हल्के झलकते गहनों ने गांव वालों के मन में प्रश्न और ईर्ष्या दोनों भर दिए। पर असली परिवर्तन उसकी आंखों में था। वहां अब सवाल नहीं बल्कि एक अनजानी भूख झलकती थी। भगत राम की चेतावनी। एक दिन भगत राम खुद उसके खेत पर आया। धनी, उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि तू बहुत जल्दी बह रहा है। ये गुफा सब कुछ देती जरूर है, पर कीमत वसूलती भी है। धनीराम हंसा, तू ही तो लाया था वहां, अब तू ही डराने लगा। जब पहली बार गया था तब तुझे ये सब समझ नहीं आया क्या? भगत राम चुप रहा। कुछ पल के बाद उसने कहा, आज रात मैं तुझे गुफा के दूसरे कक्ष में ले चलूंगा, लेकिन याद रख वहां चीजें बस देखने के लिए होती हैं, उठाने के लिए नहीं। अगर तूने नियम तोड़ा तो फिर कोई वापसी नहीं होगी। धनीराम की उत्सुकता अब सतर्कता से भारी थी। चलूंगा, उसने कहा, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। दूसरी यात्रा की तैयारी। रात को धनीराम ने अपनी जेब में एक नया चमड़े का थैला रखा। सीमा ने देखा पर कुछ नहीं कहा, केवल एक बात कही, इस बार जब लौटो तो अपने लिए भी कुछ सच्चा ले आना जो रत्नों से नहीं खरीदा जा सके। धनीराम ने नजरें चुराई। दूसरी गुफा समय के पार फिर से दोनों उसी पहाड़ी रास्ते पर निकले। चांद आज पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी कुछ धुंधली सी लग रही थी, जैसे बादलों के पीछे कोई नजर डाल रहा हो। गुफा का पत्थर इस बार बिना छुए ही अपने आप सरक गया। भीतर का रास्ता अब पहले से लंबा और टेढ़ा था। नीली रोशनी अब सुनहरी सी हो चली थी और दीवारों पर चलते फिरते प्रकाश के प्रतिबिंब मानो कोई दृश्य दिखा रहे थे। ये क्या है? धनीराम ने पूछा। ये तेरे जीवन के दृश्य हैं, जो बीते, जो आने वाले हैं और जो कभी नहीं होंगे। भगत राम ने धीरे से कहा। दूसरा कक्ष, लालच का मायाजाल। अंत में वे एक कक्ष में पहुंचे जो पिछले से कहीं विशाल और गूढ़ था। वहां फर्श पर रखे गए अद्भुत शिल्प, ब्रह्मांड की आकृतियां और हवा में तैरते रत्न जैसे टुकड़े थे।
लेकिन बीचों बीच एक शीशे का कुंड था जिसके भीतर सोने का एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ हवा में नहीं बल्कि किसी धीमे समय में झूल रही थी। ये सब क्या है? धनीराम की आवाज फिसल गई। ये है तेरी सबसे गहरी चाहतों का प्रतिबिंब, भगत राम बोला, और वो दीपक तेरे भाग्य की लौ है। इसे छूना मना है। पर तभी धनीराम के मन में एक झपकती छाया आई। उसकी मां की भूख से मरी हुई देह, उसके बेटे की फटी हुई चप्पल, उसका अपना संघर्ष, और सामने वो सब कुछ एक ही स्पर्श से मिल जाने वाला। उसने हाथ बढ़ा दिया। नहीं, भगत राम चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ पल जो वर्षों जैसे बीते, जैसे ही धनीराम की उंगलियां उस दीपक से टकराई, पूरा कक्ष हिल गया। शीशे का कुंड तरकने लगा। हवा एक तूफान में बदल गई और दीवारें अपनी भाषा में कुछ चिल्लाने लगी। दीपक बुझ गया। अगले क्षण सब शांति। गुफा का द्वार बंद हो चुका था। धनीराम ने जैसे ही दीपक को छुआ, गुफा के कक्ष की हलचल शांत हो गई। वातावरण में कुछ पल को अजीब सी स्थिरता फैल गई। एक नीरव असहज चुप्पी, न हवा, न ध्वनि, न भगत राम। और फिर धमाकेदार गूंज के साथ गुफा का द्वार पूरी तरह बंद हो गया। धनीराम ने मुड़कर देखा, भगत राम कहीं नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर आवाज दी, भगत राम, भगत भगत। लेकिन गुफा अब हर शब्द को निगल रही थी। कोई उत्तर नहीं था। समय का टूटना कक्ष के भीतर समय की गति जैसे विकृत हो गई थी। दीवारों पर बनी छाया अब चलने लगी थी। कभी वह स्वयं को बचपन में देखता, कभी पिता के तानों की गूंज, कभी अपने बेटे राजू का रोता चेहरा, और कभी सीमा की मौन आंखें। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दृश्य अब उसके भीतर भी उतर चुके थे। हर क्षण उसे लग रहा था या तो सालों बीत गए हैं या यह सब कुछ एक ही पल का भ्रम है। रहस्यमय आत्मा का आगमन। अचानक उसके सामने नीली रोशनी में एक आकृति उभरने लगी। एक वृद्ध पुरुष जिसके कपड़े युगों पुराने लगते थे। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें ऐसा गहरापन था जैसे उन्होंने हजारों वर्ष देखे हो। कौन हो तुम? धनीराम कांपती आवाज में बोला। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूं जो उन सभी को दिखाई देता है जो नियम तोड़ते हैं। मैं ना दंड हूं ना दया, मैं बस स्मरण हूं। धनीराम ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं मर चुका हूं? वृद्ध मुस्कुराया। मरना सरल होता धनीराम। तू अब जीवन और मृत्यु के बीच उस पट्टी पर है जहां आत्मा अपने कर्मों को देखने के लिए रोकी जाती है। गुफा का सच। यह गुफा क्या है? धनीराम ने पूछा। यह कोई खजाना नहीं, वृद्ध बोला। यह एक आत्मिक दर्पण है, एक कर्मलोक जो उन आत्माओं को पकड़ लेता है जो अपने लालच में नियम तोड़ते हैं। तूने दीपक छुआ, वह तेरे भाग्य की लौ था। उसे छूते ही तूने अपनी नियति पर अधिकार जताया। अब गुफा ने तुझे ग्रहण कर लिया है। धनीराम थर थर थराने लगा। मैं वापस जाना चाहता हूं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। वृद्ध ने सिर हिलाया। वापसी संभव है, लेकिन केवल 3 द्वारों से होकर। हर द्वार तेरे एक दोष की परीक्षा लेगा। लालच, अहंकार और मोह। अगर तू पार कर सका तो तू बाहर जाएगा, नहीं तो यह गुफा तुझे अमरबंदी बना लेगी, जैसे वो सैकड़ों आत्माएं जो यहां आज भी भटक रही हैं। पहला द्वार लालच। अचानक वृद्ध गायब हो गया। कक्ष फिर से हिलने लगा। एक नया द्वार सामने उभरा। उस पर लिखा था, पहला दोष लालच। धनीराम अब कांपते हुए खड़ा था। उसे समझ आ गया था उसकी यात्रा अब आत्मा की गहराई में उतरने वाली है और यह रास्ता बहुत कठिन होगा। वह पहला कदम बढ़ाता है अंधकार की ओर। धनीराम ने कांपते हुए पहला कदम उस द्वार की ओर बढ़ाया जिस पर लिखा था, पहला दोष लालच। जैसे ही उसने द्वार पार किया, एक धुआं सा वातावरण उसकी आंखों के सामने फैल गया। हवा में गुलाबी सी महक थी और धीरे धीरे धुंध छूटने लगी। सामने जो दृश्य था वह किसी सपने से कम नहीं था। सपना या परीक्षा? धनीराम अब एक आलीशान हवेली के सामने खड़ा था। सफेद संगमरमर की दीवारें, सुनहरे झूमर और पंखों की तरह फड़फड़ाते रेशमी पर्दे। अंदर संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। उसका तन वहीं था, लेकिन कपड़े रेशमी हो चुके थे। पैरों में मखमल की चप्पलें, गले में मोटी सोने की जंजीर। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी एक सेवक झुककर बोला, मालिक, आज आपके स्वागत के लिए सारे नगर के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका राज्य अब पूरे प्रदेश में सबसे धनवान है। धनीराम स्तब्ध रह गया। इच्छाओं की पूर्ति अगले कुछ क्षणों में उसके सामने वह सब आने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
गांव के सबसे बड़े जमींदार उससे झुककर बात कर रहे थे। भगत राम अब उसके दरवाजे पर खड़ा सेवक बन चुका था। सीमा रेशमी वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी आंखें वीरान थीं। राजू के हाथ में सोने का बल्ला था, पर चेहरा खुश नहीं था। वह दौलत से लदा था, लेकिन इस दुनिया में कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, अब बता क्या तू इसे छोड़ सकता है? भीतर का युद्ध धनीराम भीतर से टूटने लगा। सामने वैभव था, लेकिन अपनों की आंखों में सुख नहीं था। सीमा धीरे से बोली, तुमने हमें सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें खो दिया। राजू ने पूछा, पिता क्या आप अब भी हमें याद करते हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह सब झूठ है। वह चीखा, मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। पहला द्वार पार उसकी चीख के साथ ही पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारें दरकने लगी, सुनहरी दीवारें राख में बदलने लगी। अचानक सब कुछ काले धुएं में तब्दील हो गया और वह फिर उसी गुफा की चट्टानों के बीच था। वह जमीन पर गिरा पड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की पहली झलक थी। तभी वही वृद्ध आत्मा प्रकट हुई। तूने पहला द्वार पार कर लिया धनीराम। यह आसान नहीं था। अधिकतर लोग इसी वैभव में फंस जाते हैं, पर तुझ में अब भी लौटने की चाह है। धनीराम ने पूछा, अब क्या? वृद्ध ने कहा, अब अगला द्वार तेरे अहंकार की परीक्षा लेगा। तैयार हो जा, क्योंकि अगली बार तेरे अपने स्वरूप से लड़ना होगा। पहले द्वार को पार करने के बाद धनीराम की सांसें तेज थी, लेकिन मन भीतर से हल्का। लालच के उस मायावी संसार से निकलना आसान नहीं था, पर अब वह जान चुका था कि गुफा की परीक्षा केवल धन की नहीं, आत्मा की गहराई की थी। वृद्ध आत्मा ने धीरे से इशारा किया, अब दूसरा द्वार तुझे पुकार रहा है। तेरा दूसरा दोष अहंकार। धनीराम ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, उसकी देह अचानक एक तेज झोंके में अदृश्य हो गई। सत्ता का स्वप्न जब उसने आंखें खोली, वह अब राज सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर सोने के खंभों से बना एक दरबार था, जिसके केंद्र में उसका सिंहासन था। उसके सिर पर मुकुट था, उसके हाथों में सत्ता की छड़ी और उसके सामने हजारों की भीड़ झुकी हुई। महाराज धनीराम की जय हो। एक साथ हजारों गूंज उठी। एक सेनापति आगे बढ़ा, महाराज आज कौन से गांव को दान में देना है, कौन से राजा को बंदी बनाना है, आपका एक इशारा और पूरी धरती आपकी होगी। आत्ममुग्धता की शुरुआत। धनीराम मुस्कुराया। अब वह कोई साधारण किसान नहीं था, उसकी आंखों में अधिकार की चमक थी। आज से हर खेत मेरे नाम होगा, हर व्यक्ति मेरी प्रजा, और जो सिर नहीं झुकाएगा उसका सिर नहीं रहेगा। उसके आदेशों पर तुरंत कार्य हुआ। विरोध करने वालों को बंजर भूमि भेज दिया गया। भगत राम को कारागार में डाल दिया गया, केवल इसलिए कि उसने उसके आदेश को 2 बार पूछने की हिम्मत की। राजू अब उसका उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था, पर वह चुप था। सीमा अब रानी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मौन था जो गुफा से पहले देखा गया था। आईना जो टूटने लगा। एक दिन राजसभा के बीच अचानक एक वृद्ध हूबहू वही आत्मा जैसा दरबार के बीच प्रकट हुआ। राजन, उसने कहा, क्या अब आप स्वयं को ईश्वर मानते हैं? धनीराम ने कठोर स्वर में कहा, मैं वही हूं जो लोगों का भाग्य लिखता है, और जो खुद का भाग्य नहीं समझ सके वह दूसरों का क्या लिखेगा। तभी उसके चारों ओर की दीवारें हिलने लगी। लोग जो झुके खड़े थे अब पत्थरों में बदल गए। उसके कपड़े राख बनने लगे और मुकुट उसके माथे से पिघलता हुआ ढल गया। अपने ही रूप से अब सामने एक दूसरा धनीराम खड़ा था, क्रोध से भरा, गर्वित और निर्दयी। तू मुझसे भाग नहीं सकता, वह बोला, मैं तेरा ही अंश हूं। वो अहंकार जो तुझे हर रत्ती सफलता पर खुदा बना देता है। धनीराम ने कांपते स्वर में कहा, मैं तुझसे डरता नहीं। मैं अब समझ चुका हूं कि सच्चा नेतृत्व झुकने से आता है, चढ़ने से नहीं। दूसरा धनीराम चीखा, लेकिन जैसे ही असली धनीराम ने आंखें बंद कर आत्म स्वीकार किया, दूसरा रूप एक तेज प्रकाश में झलकर मिट गया। दूसरा द्वार पार वृद्ध आत्मा फिर प्रकट हुआ। तूने दूसरा द्वार भी पार कर लिया धनीराम, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, और वह सबसे कठिन है। अगला द्वार है मोह। क्या तू उन लोगों को छोड़ पाएगा जिनसे तू प्रेम करता है, अगर वहीं तुझे बांधने लगे? धनीराम अब 2 परीक्षाएं पार कर चुका था। लालच ने उसे सोने की दुनिया दिखाई और अहंकार ने उसे सत्ता का स्वप्न। लेकिन अब वह जानता था कि तीसरा द्वार सिर्फ उसके भीतर नहीं, उसके हृदय के सबसे कोमल कोने में छिपा था। वृद्ध आत्मा ने धीरे से कहा, यह अंतिम द्वार है धनीराम। मोह
यहां न रत्न होंगे न सिंहासन, बस वे जिन्हें तू सबसे ज्यादा चाहता है। धनी राम ने आंखें मूंद ली और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह फिर से गायब हो गया। मोह की माया जब उसने आंखें खोली वह अपने पुराने घर में था। वहीं मिट्टी की दीवारें, वहीं खपैल की छत, वहीं तुलसी का पौधा और आंगन में खेलता हुआ राजू। सीमा रसोई में थी, उसके माथे पर पसीना था पर चेहरा शांत। वो वहीं खाना बना रही थी जो धनीराम को पसंद था। धनीराम अवाक खड़ा था। यह सब वैसा ही है जैसा पहले था, उसने खुद से कहा। जीवन की पुनरावृत्ति वह एकदम वैसी ही जिंदगी थी जैसी धनीराम ने बरसों पहले जी थी, बिना रत्न, बिना हवेली, बिना कोई विशेष अधिकार। लेकिन इस संसार में एक बात अलग थी, यह सब कभी खत्म नहीं होता। हर दिन सुबह होती थी खेत पर जाना, राजू की शरारतें, सीमा की प्याली में चाय, गांव की बातों का मजा। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे धनीराम को एहसास हुआ कि यह समय आगे नहीं बढ़ता। हर दिन उसी तरह दोहराया जा रहा था। मोह की जंजीर धीरे धीरे वह थकने लगा। राजू हर दिन वही बात पूछता, पिताजी चलो खेत चलते हैं। सीमा हर शाम वही गीत गाती और हर रात वह सपना देखता कि वह इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, पर फिर भी सुबह वही होती। एक दिन उसने वृद्ध आत्मा की आवाज सुनी, धनीराम, मोह सबसे सुंदर जाल है पर सबसे गहरा भी। क्या तू इस सुंदर जीवन को छोड़ सकता है, यह जानकर कि यह अब कभी नहीं बदलेगा? धनीराम रो पड़ा, यह मेरी दुनिया है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? और अगर तेरे असली बेटे की आत्मा बाहर अकेली तड़प रही हो, अगर तेरी पत्नी तुझे खोज रही हो, तो क्या तू इस छवि में कैद रहना चाहेगा? मोह को तोड़ना। अगले दिन जब वही दोहराव फिर हुआ, वहीं राजू, वहीं चाय, वहीं खेत। धनीराम ने आंगन में बैठकर सबको देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाया, प्रेम बंधन नहीं होता, मोह जब कैद बन जाए तो वह प्रेम नहीं भ्रम है। उसी क्षण जैसे कांच टूटते हैं, पूरा दृश्य चटक गया। मिट्टी की दीवारें उड़ने लगी, सीमा और राजू की आकृतियां हवा में विलीन होने लगी। अंत में केवल अंधेरा रह गया। तीनों द्वार पार धनीराम वापस गुफा के मूल कक्ष में था। उसकी सांसें तेज थी पर उसका मन शांत। वृद्ध आत्मा अब उसके सामने अंतिम बार प्रकट हुआ। धनीराम, उसने कहा, तूने गुफा की तीनों परीक्षाएं पार की, लालच, अहंकार और मोह। अब तू वह नहीं जो यहां आया था, अब तू मुक्त है। पर ध्यान रहे, गुफा तुझे हर समय देखेगी। अगर कभी फिर से तेरे भीतर वे दोष जागे तो ये द्वार फिर खुल जाएंगे और तब शायद कोई लौट ना सके। बाहर की रोशनी अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत द्वार की तरह उभरा। धनीराम ने वहां कदम रखा और जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी आंखों में तेज उजाला भर गया। वह अब वापस उसी पहाड़ी पर खड़ा था जहां से कभी भगत राम के साथ गया था। लेकिन आकाश अब साफ था, हवा में सुगंध थी और उसके मन में शांति। धनीराम जैसे ही गुफा से बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि हवा में अब एक नई ताजगी है। हल्की सी ठंडक, पक्षियों की स्पष्ट चहचहाट और धरती पर पसरी सजीवता। आकाश में सूरज धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन धनीराम को ऐसा लगा जैसे वर्षों बीत चुके हों। उसका शरीर थका हुआ था पर मन अजीब शांति से भरा था, एक ऐसी शांति जो भीतर की जीत के बाद ही आती है। परमपुर की राह गुफा की पहाड़ियों से उतरते हुए उसके पैर कांप रहे थे। रास्ता पहचाना था पर हर पेड़, हर पत्थर अब उसे नया लग रहा था। गांव की मिट्टी की गंध उसके फेफड़ों में उतर रही थी, जैसे वर्षों बाद वह जीवित हो रहा हो। जब वह गांव की सीमा में पहुंचा तो देखा बच्चे खेल रहे थे और स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। ये दृश्य वही थे पर उसकी दृष्टि अब बदल चुकी थी। घर का द्वार जब वह अपने घर के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर सीमा खड़ी थी। उसकी आंखें धूप से भरी थीं, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान। राजू उसके पीछे से भागता आया। बाबा, उसने चिल्लाकर कहा। धनीराम नीचे झुका और अपने बेटे को गले से लगा लिया। आंसू बिना रोक के बह निकले। सीमा चुप रही, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कहाँ थे? उसने धीरे से पूछा। वहीं था जहां से लौटना मुश्किल होता है, धनीराम बोला। भगत राम का सच। धनीराम जब चौपाल पहुंचा तो वहां कुछ नया नहीं था, लेकिन भगत राम वहां नहीं था। उसने एक बूढ़े से पूछा, भगत राम कहाँ है? बूढ़े ने कहा, कई महीने हो गए। वह एक रात गया और फिर लौट कर नहीं आया। कहते हैं पहाड़ियों में खो गया। कुछ लोग कहते हैं वो गुफा में समा गया। धनीराम चुप हो गया। उसने आकाश की ओर देखा।
शायद उसने तीसरा द्वार पार नहीं किया। बदलती दिनचर्या, अब धनीराम ने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया, पर इस बार उसके हाथ में हल था और मन में संतोष। वह चौपाल पर बैठता लेकिन मौन रहता। जब गांव के लोग उससे सलाह मांगते, वह मुस्कुरा कर कहता, जो रोटी से ऊपर कुछ मांगे उसे कभी भूख से नीचे गिरने में समय नहीं लगता। वह फिर से सीधा सादा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनुभव की गहराई थी। रात का मौन। उस रात धनीराम अकेले आंगन में बैठा था। राजू सो चुका था सीमा रसोई में। चांदनी आंगन में फैली थी और हवा में वहीं पुरानी मिट्टी की गंध। वह धीरे से बुदबुदाया, गुफा अब भी है और गुफा अब भी बुला सकती है, पर अब मैं जानता हूं सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं भीतर है। और उसी क्षण तुलसी के पौधे के पास एक दिया अपने आप जल उठा, जैसे आत्मा ने संसार को फिर से स्वीकार कर लिया हो। धनीराम अब परमपुर के लोगों के लिए एक शांत प्रकाश बन गया था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता सब चुपचाप सुनते। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान था जो किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। लेकिन जैसा हर समय में होता है, जहां कोई चेतावनी होती है वहीं कोई जिज्ञासा भी जन्म लेती है। नया युवक गांव में इन दिनों एक नया चेहरा दिखाई देने लगा था। रणजीत, एक तेज तर्रार नौजवान जिसकी आंखों में आग थी और मन में उतावलापन। रणजीत शहर से पढ़कर लौटा था। उसका विश्वास था कि वह पुरानी मान्यताओं को तोड़ सकता है और जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। एक दिन वह चौपाल में बैठा लोगों से कह रहा था, मैंने पहाड़ों के पीछे की उस गुफा के बारे में सुना है। कहते हैं वहां कोई खजाना है, लेकिन असल में यह सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं डराने के लिए। चुपचाप कोने में बैठे धनीराम ने उसकी बात सुनी और बहुत धीरे से कहा, कहानियां सच नहीं भी हो सकती, पर जब वह अंदर की आग से टकराती है तो राख जरूर छोड़ जाती है। रणजीत मुस्कुराया, काका आप तो बस डराते हैं, मैं देखना चाहता हूं वहां वाकई कुछ है या नहीं। चेतावनी। अगले दिन धनीराम ने रणजीत को अकेले बुलाया। तू वहां जाना चाहता है? उसने पूछा। हाँ, रणजीत ने कहा, अगर आप मुझे रास्ता बता दें। धनीराम ने उसकी आंखों में देखा, वही चमक जो कभी भगत राम और फिर खुद की आंखों में देखी थी। रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूं। उसने गहरी सांस ली। लेकिन भीतर जाना, वहां से लौटना नहीं कहलाता, वो तो पुनर्जन्म जैसा होता है। रणजीत मुस्कुराया। पुनर्जन्म का डर नहीं काका, बस असलियत देखनी है। धनीराम ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, तब चल, मैं तुझे उस दरवाजे तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके आगे तू अकेला होगा। पहाड़ियों की ओर धनीराम और रणजीत उसी रास्ते पर चल पड़े जो एक समय में भगत राम और फिर धनीराम ने तय किया था। बबूल के पेड़ों से होते हुए वो वहीं पहुंचे, पहाड़ की चोटी के पास, जहां एक चट्टान अब भी वैसी ही थी, शांत लेकिन जैसे कुछ भीतर से सुन रहा हो। धनीराम ने कहा, यही वो जगह है, यहां से आगे तेरा विवेक, तेरा मार्गदर्शक होगा। अगर भीतर गया तो याद रखना, गुफा तुझे तेरे भीतर ले जाएगी। रणजीत कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से चट्टान की ओर कदम बढ़ाया। चट्टान खिसकने लगी, फिर वही नीली रोशनी, वही हल्का कंपन। रणजीत मुस्कुराया। अब मैं जानूंगा कि यह सब सिर्फ कल्पना थी या कोई छिपा हुआ सच। चुपचाप वापसी। धनीराम वहीं खड़ा रहा। चट्टान फिर से बंद हो गई। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, अब एक और आत्मा उस राह पर गई है। शायद समय फिर से अपना चक्र दोहराने जा रहा है। और उस क्षण पहाड़ी की हवा में फिर वही पुरानी सरसराहट सुनाई दी, जैसे गुफा मुस्कुरा रही हो। रणजीत जैसे ही गुफा के भीतर पहुंचा, एक गाढ़ा नीला प्रकाश चारों ओर फैल गया। हवा भारी हो गई और दीवारें जैसे धीमी सांसें ले रही थी। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन मन उत्तेजना से भरा। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। पहला संकेत, दीवार पर एक आकृति उभरी, एक 3 मुखों वाला चेहरा जिसके हर मुख पर एक भाव था, लालच, अहंकार और मोह। चेहरे ने एक साथ कहा, तू प्रवेश कर चुका है, अब तेरा लौटना तेरे निर्णय पर निर्भर है। पहला द्वार तुझे तेरी इच्छा की पराकाष्ठा दिखाएगा। क्या तू उससे बाहर आ पाएगा? रणजीत ने साहस से कहा, जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रथम द्वार, सुखों की नगरी। रणजीत जैसे ही आगे बढ़ा, वह एक विशाल नगर में पहुंचा। पर यह कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक ऐसी नगरी थी जहां उसकी गाड़ी सोने से जड़ी थी। हर दीवार पर उसका चेहरा था। लोग उसे महापुरुष, क्रांतिकारी और राजा कहकर पुकार रहे थे।
हर इच्छा यहां पूरी हो रही थी। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, सम्मान और अपार प्रसिद्ध। एक सभा में उसे सम्मानित किया गया। एक वृद्ध ने आकर कहा, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सका। ये सब अब आपका है, हमेशा के लिए। रणजीत मुस्कुराया, आंखों में जीत की चमक। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ देखा। खींचती परतें सभा की भीड़ की आंखें खोखली थीं। वे हंस रहे थे, लेकिन चेहरे मुर्दों जैसे थे। मंच के नीचे उसे सीमा का चेहरा दिखा और राजू उसे देख रहे थे, पर वे उदास थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ चेतावनी देना। ये क्या है? रणजीत बुदबुदाया। तभी हवा में वही तीन मुखी चेहरा फिर प्रकट हुआ। रणजीत, तू वही देख रहा है जो तू चाहता है, लेकिन अब बता, क्या यह सब तू छोड़ सकेगा? ये जानकर कि बाहर कुछ नहीं है। निर्णय का क्षण। रणजीत एक क्षण को स्थिर हुआ। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। वहां सोने की अंगूठियां थीं, पर अब वे जंजीरें लग रही थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह मेरी आत्मा की कीमत पर मिल रहा है तो मैं इसे नहीं चाहता। मैं वापस जाना चाहता हूं। सारा दृश्य धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे बर्फ पर पड़ा गर्म पानी। नगर गायब हो गया, मंच गायब, भीड़ खाली, और रणजीत फिर से गुफा के एक सुनसान कक्ष में खड़ा था। पहली परीक्षा पार आवाज आई, तूने लालच को पहचाना और त्यागा। अब तू अगले द्वार के योग्य है। अहंकार। रणजीत की सांसें तेज थीं, पर उसके होठों पर अब घमंड नहीं, गंभीरता थी। वह धीरे धीरे अगले द्वार की ओर बढ़ा। दूसरी ओर दूर पहाड़ी की तलहटी में धनीराम अकेले खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वह बुदबुदाया, पहली परीक्षा पार कर ली बालक, अब असली संघर्ष शुरू होता है। हवा में हल्की गूंज थी। गुफा अब किसी और को भी परख रही थी।